होस्ट टेक इट अवे। हाँ हाँ हाँ, होस्ट को भी ध्यान में आ रहा है कि होस्ट है ये। हाँ चलो एक मिनट रुको, मुझको होश में आ रहे थे। हाँ सो रहे हो क्या यार? मेरे इस पे सब लोग लैग कर रहे हैं, तुम्हारा भी हो रहा है क्या? मेरा भी थोड़ा लैग हो रहा है ऐसा। थोड़ा मेरा भी हो रहा है। अरे भाई मेरा बहुत बुरा लैग हो रहा है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मैन ऑफ कल्चर के एक और एपिसोड में। और इस बार बहुत दिनों बाद हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, योगी भाई, जो हमेशा हमारे कमेंट सेक्शन में दिखते हैं, चैट में। आज हमारे साथ नजर आ चुके हैं। तो पहले योगी भाई आप इसे शुरू करते हैं। स्वागत कैसा लग रहा है आपको इतने दिनों बाद? कब किया था हमने लास्ट वाला? दिसंबर में। हाँ शायद। हाँ, ठंड में ही किया। मतलब 2021 में। ये क्यों हाथ हिला रहा है? मेरे इस पे लैग चेक कर रहा हूँ। आप करो तो लास्ट टाइम जब हम मिले थे उस टाइम में मैं जितना नर्वस था, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, उससे कई गुना ज्यादा आज हूँ। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या बोलने वाले हो, क्या टॉपिक है। और मैंने बादल से बोला भी था कि भाई मेरे को टॉपिक बता देना, लेकिन उसने नहीं बताया। अभी मैं यहाँ पे एकदम सीक्रेट की बात बताऊं। बादल को खुद भी टॉपिक नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता है। आपने जैसे ये बोला ना टॉपिक वाला पॉइंट, तो हमारे यहाँ के जो होस्ट है मिस्टर पीजे, उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा तुरंत। उन्होंने कहा कि ठीक है, ओके, इट्स ओके। आधे घंटे पहले मैं ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ भाई आज का होस्ट कौन है, आज टॉपिक निकाल लो आज के। अरे कोई ज्यादा ऐसे लफड़े ज्यादा लंबे नहीं हो रहे, ठीक है? ओके। अपन देखो एक ने ना कमेंट बहुत सही किया था, और वो एकदम रिप्रेजेंट करता है हमको कि हम पॉडकास्ट के नाम पे 1.5 घंटे सिर्फ आपस में बकवास करते रहते। नहीं, वो पंचायत वाला मीम था ना, वो एकदम परफेक्टली इस चीज को सम अप करता है कि देख रहा है पॉडकास्ट के नाम पे 2-2 घंटे गप्पे मारे जा रहे हैं। तो वही तो है। तो अभी क्या बातचीत ही करनी है, टॉपिक पर बात करनी है। और जब कभी भी मैं आप लोगों का पॉडकास्ट देखता हूँ, पूरे नहीं देखता, आई एम सो सॉरी, लेकिन जब कभी भी देखता हूँ ना, एक लिंक जुड़ जाती है यार। ऐसा लगता है कि अगर मैंने अभी पॉज किया सपोज तुम्हारा पॉडकास्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि कब जाके फिर से मैं उसको फिर से रिज्यूम करूं। मुझे सुनना है यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। अरे थैंक यू सर। और मैंने प्रीमियम सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तुम लोग। दिखता है देखा हमको। आपको हमने शाउट आउट भी दिया था लास्ट वाले पॉडकास्ट एंड में। लेकिन यार तुम लोग एक तो रात को रिकॉर्ड करते हो। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पता नहीं, इसके तुम काट लेना लेकिन मुश्किल से टाइम निकाला है, बीवी से, बच्चों से। मेरे दो मतलब साले हैं, वो भी घर आए हुए हैं अभी। और हाँ, वो लिटरली अभी मतलब खाना खाने बैठने वाले थे। मैं बोला उनको यार सॉरी, तुम लोग खा लो, मैं खा के जा रहा हूँ। ओके, यही तो क्रिएटर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अभी तो मोहित आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ ये मैं रिलेट करना स्टार्ट कर चुका हूँ आपसे थोड़ा। नहीं, पर पता है एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा, मैंने पहले भी हमेशा बोली यार पॉडकास्ट में, इसमें आपका लाइफ पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जैक्टली। नहीं वो है, मतलब देखो मेरे तरफ से तो कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं है कि वो मना करेगी या कुछ ऐसी चीज, लेकिन हाँ उसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे प्लान नहीं तो बिगड़ जाते हैं। ये और मतलब उस टाइम ऐसा नहीं कि आप उसी टाइम बता रहे हो, आपको मतलब ये 1-2 दिन पहले से बताने का। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा अजीब मेरे को फीलिंग आती है कि अब मैं किसी को बताने जाऊंगी मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जहाँ खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है। जिस दिन मैं लाइव था, आई थिंक मैं इंस्टाग्राम पर, तो उसका मैसेज आया था बादल का, मतलब पॉडकास्ट का, कि आओगे क्या। एंड मैंने उस टाइम में हाँ कह दी थी, लेकिन उसके बाद मैं सोचने लगा था कोई प्लान तो नहीं है यार, इसने तो नहीं बना के रखा है कुछ। बाद में मुझे पता चल भी गया कि मेरे साले आने वाले हैं। मतलब कैसे कैंसिल करूं? नहीं, कर लेते हैं चलो। और ऊपर से अरे पर पता है आप बोल देते कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पार्टी काइंड ऑफ प्लान्ड थी। अरे यार, तो वो पर पता है नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसे हमारा तो कुछ नहीं है, आप बोल देते तो हम पॉडकास्ट कल शिफ्ट कर लेते, हमको कोई दिक्कत नहीं। क्या देखो कुछ नहीं हो जाता, बस हमारा एडिटर को रात भर घिसना पड़ता बस। वो तो हर बार का है, वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत वो एडिटर वही था जो तुम्हारे व्लॉग में देखा था मैंने। हाँ वही वो नहीं, अच्छा वो अभी तक टकला नहीं हुआ, पुराने वाले वीडियोस अभी अपलोड वही। लेकिन पीजे इनकी बात तो से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि जब अपना नंबर लगेगा तो अपने को लिस्ट के अंदर वो एक कंडीशन ऐड करने की, देखो मंगलवार की रात को पूछना नहीं किधर जा रहे हैं हम, ठीक? पूछना नहीं किधर जा रहे हैं।
ये पता होना चाहिए। हाँ, पूछना नहीं, पूछना नहीं। वही अगर मतलब जा रहे यही ड्यूटी है वही यही तो ड्यूटी। आज- अरे मैं तो मुझे योगी लगता है- भाई का मुझे वो लगता है स्टोरी देखा। आज का टॉपिक ये इसी पर चलने वाला है। Family, हमारा हाँ, वही। शादीशुदा फैमिली कैसी होती है। Love and एक Thunder। क्रिएटर लव एंड थंडर, अरे शादीशुदा मैं- फैमिली का फैमिली लव एंड थंडर वो कैसे होता कौन से पिक्चर देखने जा रहे थे बारिश में भीगते हुए रेनकोट पहन के है। स्टोरी ये वाला है अपना ये खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज के तो लेकिन- लफड़े हुए थे यार। क्या लफड़े हुए? मैं वो पिक्चर देखने आया था, मेरी गाड़ी ठुक गई। अरे तुम्हारी ज्यादा story ठुक गई क्या देखी, तुम्हारी? गाड़ी ठुक गई। ज्यादा ठुक गई क्या? मतलब ऐसा अंदर से ये हो गया है थोड़ा। नई गाड़ी पे तो ज्यादा ही दिख रहा है वो। कहाँ टकराई है? सामने लेफ्ट साइड, पैसेंजर साइड के सामने। कौन था ड्राइवर भाई? ये बैठा है तो आप देख के समझ नहीं रहे, खुशी चेहरे पे मतलब दिख नहीं रही है। पार्किंग से निकाल रहा था तो थोड़ा ऐसा लग गया वो पार्किंग अरे से ठोकने निकालते से याद आया मुझे। अच्छा, मैं अभी समझ गया कैसे लगी। गोवा गया था और हाईवे पर था, मैं कोल्हापुर हाईवे पर ही था। देखा था मैंने और स्टोरी। अभी यहाँ पे एकदम बहुत खतरनाक। कंस्ट्रक्शन आई हेट माई माइंड। हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और हाईवे था और मैंने लेफ्ट साइड में अपनी गाड़ी खड़ी की थी क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। पीछे से पता नहीं अचानक से इतने फास्ट गया एक ट्रक सब, और जो राइट साइड मिरर होता है ड्राइवर साइड वो उड़ गया। ओ आपके गाड़ी का? हाँ, मैं लिटरली मैं बोला यार मेरे गाड़ी में यार मेरी फैमिली बैठी है, अगर थोड़ी सी थोड़ा सा भी ट्रक इधर होता तो मैं उस टाइम में थोड़ा सा मतलब अंदर होती है ना घबराहट हाँ होती है, हाँ, क्या हो गया ये अभी। हार्ट बीट तेज हो जाती है एकदम भयंकर। और मैं मतलब बाप जस्ट रे। पहले पुणे जाने वाला था, उसके बाद जाकर मतलब मेरे भाई का घर है उनको लेकर फिर गोवा जाने वाला था, फिर पुणे गया, गोवा वाले रास्ते पर था वो ये इंसिडेंट हुआ। आई वाज लाइक वो ठीक है सब नहीं ठीक यार, पर ये कोई पता है दिक्कत बहुत हाँ वो तो नहीं। और मतलब ऐसे टाइम पे मतलब डर तब भी लगता है और बुरा तब भी लगता है जब आपकी गलती ना हो, है ना। Exactly, कोई और ठोक कर exactly. चला गया भाई। हाँ। और पता है जैसे कोई सामने से आ रहा है ना तो यू कैन सी कि हाँ कोई आ रहा है, तो आपके पास कुछ होता है कि आप मैं कुछ कर सकता हूँ। तो पीछे से कोई आके कर जाए तो आपको तो यू डोंट इवन सी इट कमिंग। मैं भी जब वैसे काम पे था बाइक से ही, मेरे को नहीं पता थी कि ट्रक की उस टाइप क्या स्पीड होती थी। नहीं मेरे सामने से गया, मैं अच्छे स्पीड में बाइक चला रहा था, मेरी बाइक हिल गई हवा से खाली, सिर्फ हवा से। मैं क्या भाई यार क्या हुआ इधर? बाप रे। क्या यार बहुत हॉरिफाइंग था। लेकिन हाँ, अभी शादी है तो उसकी भी जिम्मेदारी है। आप है अपनी फैमिली के लिए सुपरमैन, मोहित भी है तो रहना पड़ता है। आज लिटरली मेरे बेटे की तबीयत भी सुबह से खराब है, स्कूल भी नहीं गया, फीवर है थोड़ा, तो नाउ ही इज ओके क्योंकि उसके मामा वगैरह आए हुए हैं तो उसको संभाल रहे हैं। That's okay. अच्छा हुआ ये चीज। तो अभी खेल रहा है, मस्त खा रहा है, अभी शायद सो रहा होगा, शायद पता नहीं अभी। तो मतलब कि बाकी ऐसे अभी तो मोहित इसमें बहुत नया है, अभी इसमें कैसे मैनेज करते हैं बच्चों के साथ और बारिश में भीगते हुए जाना फिर आना। एमेच्योर लेवल पे हो, योगी सर प्रो लेवल पे एकदम प्रो लेवल पे। नहीं, प्रीमियम के लिए जो टॉपिक है भाई, प्रीमियम का टॉपिक क्या है प्रीमियम का? बताओ भाई। इतना बड़ा कांड हुआ है, तुम कहाँ हो आजकल? अरे वो एक वाइफ ने पुलिस पकड़ा पति दिया। पत्नी की बात हो रही इधर, तो प्रीमियम क्या होगा? अब जैसे यहाँ बात चली रही है हस्बैंड वाइफ का, तो एक वाइफ ने अति उत्साहित होके अपने पति को जेल भिजवा दिया, बर्थडे मनाया मेट्रो में। नहीं पता था। अच्छा वो वाला तुम लोग समझ नहीं पाए यार, मुझे पहले ही समझ गया था। इनको नहीं पता, इनको नहीं ओके बादल के बोलने से पहले ही मैं समझ गया था। ठीक है ना। दूसरे लोग ऐसे गॉसिप करने बड़ी मजा आती है। ठीक है, अपन बात कर लेंगे उसके ऊपर। मतलब वही लेकिन अब ब्लॉगिंग वगैरह में क्या होता है अभी अपन भी थोड़ा कर लेंगे। ऐसे मोहित तुमसे पूछा जाता, खुदा हाफिज देखी है तुमने? नहीं है। नहीं, मैं बहुत ज्यादा मन है मेरा देखने का, पर मतलब ऐसी सर्कमस्टांसेस ऐसी चल रही है करंटली, एकदम टाइट पैक्ड काम चल रहा है, एकदम नेक टू नेक काम हो रहा है। मेरे को अभी कुछ दिन में निकलने का है, तो भाई ऐसा भाग दौड़ चल रही है पूरी, क्या बताऊं। तुमने कॉल में बताया था एक बार कहाँ जाना है, तो बताया था मैंने। हाँ, अच्छा हाँ, अपना कॉल हुआ था। राइट। तो बस अब बस वो मैंने जो बताया था ना, तो बस अभी वो टाइम आ गया है अभी। ओके। हाँ, तो बस वो एकदम नेक टू नेक काम चल रहा है बहुत। तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या? पता है मैं पता है देनो पॉडकास्ट में नहीं मालूम अभी। अब सीधे अगली पॉडकास्ट में सरप्राइज ही मिलेगा सबको। अगला पॉडकास्ट देखना मोहित कहाँ से करता है, ठीक विंडो में क्या दिखेगा पीछे। मेरे को भी नहीं मालूम। ठीक पीजे
होस्ट बहुत गंदा मैं आपसे बहुत गंदा जोक आ रहा था, ठीक है। अरे गंदे जोक से मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतना खतरनाक जोक आया था, अभी छोड़ो फिर बाद में बोलूंगा। क्या भाई, मैं क्या मतलब बड़ा बड़ा कंसर्न होने लगता है, हाँ। जैसे कि मोहित की शादी हो गई है ना, तो वैसे जोक्स मारने में बड़ा सोचना पड़ता है उसको कि बोलूं कि ना बोलूं। हाँ, वही लेकिन अभी अच्छा खुदा हाफिज की मेरे ख्याल से बात कर लेते हैं। राइट नहीं देखी मेरा क्या है, मैंने पार्ट 1 नहीं देखा, डायरेक्ट सीधे पार्ट 2 देखने गया। हाँ, तो मुझको आइडिया हो गया, मतलब शुरू में जो समझाया था थोड़ा बहुत मूवी ने, तो मेरे को आइडिया हो गया कि हुआ क्या था पिछली मूवी में। और अरे मूवी इतनी हार्ड जाती है आगे चल के भाई यार, बहुत हार्ड जाती है भाई, मतलब कि ऐसा अभी नहीं है कि मजाक है। तुम लोगों को थोड़ा सा म्यूट कर दिया है तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, जब खत्म हो जाए ताली बजा देना टॉपिक। अरे नहीं सर, स्पॉइलर नहीं दे रहे। देखो मतलब खुदा हाफिज की फील क्या है, स्पॉइलर नहीं दे रहे। उसका एक्शन ही भाई, उसका एक्शन जो वो बिल्डअप करके एक्शन तुम्हें देता है, जो इमोशंस तुम्हें विद्युत जामवाल के देखने को मिलते हैं वो मूवी, मतलब फर्स्ट हाफ एकदम इमोशनल है और सेकंड हाफ पूरा ही एक्शन काइंड ऑफ। हाँ, तो लिटरली अगर मैं अकेला गया था मूवी देखने, अगर मेरी बीवी साथ में होती ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, वो रो के उसका बुरा हाल हो जाता फर्स्ट हाफ। क्योंकि देखो एक चलो फिल्म वाली फीलिंग तो है, इमोशनल वाली फीलिंग तो है, लेकिन एज अ पेरेंट वाली फीलिंग भी आ जाती है कहीं ना कहीं। अरे बहुत ज्यादा, तो इमोशनल तो है काफी ज्यादा। अरे मैं इंटरवल, मेरे को याद है इंटरवल में बाहर निकला था तो कितने लोग बात कर रहे थे कि यार इसको बताने की क्या जरूरत। हाँ, मतलब कि एज ए जनरल ऑडियंस तो लोग भी समझ रहे थे कि भाई इसको बताने की क्या जरूरत, बहुत हार्ड जाती है, बहुत हार्ड कहानी जाती है वही। वो लेकिन वो मेरे को पसंद आया। हाँ, जब सीन सामने आता है ना यार, मतलब मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, ऐसा हो जाता है वो इमोशनल सीन जो दिखा। फिर उसका लेकिन उसका पे ऑफ भी सेटिस्फाइंग था, विजिलेंटी जस्टिस ठीक था, मेरे को उससे कोई कंप्लेंट नहीं, काफी मजा देती है। मारा मारी सेकंड हाफ में, अरे पूरा जो चाहिए था, इतने टाइम से मांग रहा था भाई, विजिलेंटी जस्टिस, वो मेरे को मिला। मतलब ये जो थोड़ा बहुत फॉर्मूला नहीं है, पहले मूवी से ही उन्होंने वापस से उसको कैरी फॉरवर्ड किया कि उसके अंदर भी पहले वो पूरा सेटअप ही करता है वो। मतलब जब मैंने वो देखा था लॉकडाउन के टाइम पे आई थी हॉटस्टार के ऊपर, और तब वो ऐसे सरप्राइज नहीं लगी थी मुझे कि विद्युत जामवाल की पिक्चर देख रहा हूँ और इसके अंदर ज्यादा एक्शन नहीं है ना, वो मतलब मार खा के ले रहा है, और मार भी रहा है तो थोड़े लोगों को ही मार रहा है, कुछ बहुत ज्यादा ऐसे हेलीकॉप्टर खींचने का काम नहीं कर रहा। एक आम इंसान की तरह दिखाया है ना उसका कैरेक्टर, इसलिए ऐसा कोई अगर उसको एक पुलिस ऑफिसर दिखाते या कोई कॉप दिखाते या कोई मतलब स्पाई एजेंट दिखाते तो बात अलग थी। वो एक आम इंसान है, तो ये अच्छा था कि उसमें ज्यादा एकदम जबरदस्त वाले एक्शन सीन नहीं है, ये अच्छा था। उसका नहीं, अब लोगों को वही चाहिए भी ना, मतलब ओवर द टॉप एक्शन सीन नहीं चाहिए। लोग वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं क्या अच्छा लगता है। जिससे मेरे को याद आया, मतलब मैंने अपने वीडियो में बोला था कि वो जो एक जेल में फाइट होती है सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में, वो मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा था पूरा, ठीक है। तो उसको लेके फिर कमेंट बोलने लगे कि वो रेड 2 से इंस्पायर्ड है, रेड 2 जो था रेड रिडेम्पशन का पार्ट 2। देखो यार, हर चीज कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड, कुछ ओरिजिनल नहीं है भाई दुनिया में, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है ना, कुछ तो कॉपीड नहीं। अगर हम कॉपीड भी ना कहें, अगर इंस्पायर्ड भी कहें तो भी चलेगा। इंस्पायर्ड तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, चाहे आप गाने क्यों नहीं उठा लेते, कुछ ना कुछ बीट्स हो गए या थोड़ा बहुत सीन हो गया, वो इंस्पायर्ड होता ही होता है। वही अभी पता नहीं, ऐसे कोई मेरे को मूवी का याद है, पता नहीं कोई डायरेक्टर मूवी बनाने से पहले सैंपल ऑडियो रखता था दूसरी की पिक्चरों का, तब मूवी का म्यूजिक बना भी नहीं होता था। तो शूट होने के बाद वो सैंपल ऑडियो लगाते थे कि हमको यह फील चाहिए पिक्चर की, फिर बाद में उस फील के हिसाब से उसका म्यूजिक ओरिजिनल बनता था। तो वही बात है ना कि एज अ फील रखने के लिए वो कॉपी थोड़ी ना हो जाता, हमको वो फीलिंग चाहिए जो उस टाइम माने रेड में क्रिएट हुई, अच्छी बात है, क्रिएट कर ले रहे हो इसमें, बहुत अच्छी बात है। इसको मैंने पूरा बाय द वे तुम्हारा ये स्किप कर दिया, जैसे ब्लैक नोयर के आसपास कार्टून आ जाते ना। तुम देखने वाले हो खुदा हाफिज 2? अभी तो नहीं देख पाओगे तुम यार। मैं मतलब मेरा मूड बहुत है, लेकिन वो जब भी आएगी तब तो देखूंगा ही ना। तुम फिर अब ओटीटी पे देखोगे। 1 देखी है? हाँ, नहीं देखी तो मैं साथ पे देखूंगा ना। 1 भी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी थी फिल्म, मतलब ये सेकंड पार्ट देखने के पहले दिन मैंने देखी। अच्छा मैंने भी नहीं। मेरे को बड़ा वियर्ड फील हो रहा था कि साला पार्ट 1 तो देखी नहीं, 2 देख रहे। फिर भी अगर मैं बिंज वॉच करेगा, अगर यहाँ पर नहीं
देखी होगी खुदा हाफिज 2, तो अगर फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है और सेकंड पार्ट आप डायरेक्टली भी देखने जाओगे तो भी उतनी ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने समझाया है थोड़ा बहुत। वही, और मतलब आइडिया लग जाता वो चीज मुझे मूवी के बारे में बहुत अच्छी लगी कि वो टाइम लेते हैं, मतलब उसकी बीवी के ऊपर ऐसे 2 मिनट में बता के निकल गए और फिर वो बच्ची को ला दिया, तो ऐसा नहीं करते हो। लव एंड थंडर अच्छा हे भगवान। अच्छा, लव एंड थंडर काफी बात हो जाएगी, ठीक है। अभी मिस मार्वल पे बात कर लेते हैं। आज सीजन खत्म हो गया, आज आया उसका। ठीक है, तो अपन एपिसोड 6 अभी पोस्ट क्रेडिट की बात करेंगे, छोटा सा, पहले लेकिन overall- अभी ओवरऑल सीजन कैसा लगा? मेरे को ठीक ठाक लगा। मेरे को ठीक ठाक लगा। और ये अब मैं, अच्छा ठीक है, पहले शो पे जाते हैं, फिर उसके बाद जो मेरे बोलने पे जो रिएक्शंस निकले वो भी अपन इंक्लूड कर लेंगे। जैसा मतलब मेरे को पहले से ही लग रहा था कि मैं उसका टारगेट ऑडियंस में नहीं आता, शो भी नहीं आता जो टारगेट करना चाहती है, तो इसीलिए मतलब मैं जान रहा था कि भाई मेरे को वो मतलब ऐसे नहीं पसंद आए तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि भाई खराब ही कर दिया उन्होंने, तो उस हिसाब से मेरे को ठीक ठाक लगी। उसके कुछ एस्पेक्ट्स जो लूप होल्स थे, इतना मतलब इजी तरीके से उन्होंने चीजों को निकाल दिया। बताओ, एक्सप्लेन, अरे बहुत कन्वीनियंट, बहुत मतलब कन्वीनियंट था। मूवी के अंदर अगर तुमने कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की तो समझ में आता है कि तुमको रन टाइम के हिसाब से काटना था। सीरीज के अंदर भाई कितनी सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी कि अब जैसे स्पॉइलर ले सकते हैं ना, हाँ, जैसे ले सकते उसकी माँ मर भी जाती है, ठीक है, तो वो शायद अपनी पावर्स ट्रांसफर करती है बेटे को, सही बात है, लेकिन उसकी माँ खुद वो उतनी अपनी पावरफुल पावर्स ट्रांसफर नहीं करती। हाँ, वो व्हील की जो पावर होती है, उस डायमेंशन की जो पावर्स होती है, उसको ले करके और उसको देती है। वाह, वो जो और ये- नूर डायमेंशन लेकिन की, इसको देखो, और ये वो इसको कर सकती समझाना थी, चाहिए था ना। ये वो कर सकती थी, Exactly, ये exactly. पता ही नहीं। यहाँ पे एक लेमैन को यही समझेगा कि उसने उसकी पावर अपने बेटे को दे दी, बस ऐसे ही लगा। हाँ, मतलब कि उसको समझाना चाहिए था। एक देखो, एक टाइम एमसीयू का ये ऐसा होता था कि जब आयरन मैन का सूट स्पेस की तरफ जाता था तो जम जाता था, तो फिर बाद में आयरन मैन उसको ठीक करता था। अब आज क्या है, दे दी, हो गया, बस तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसे एक्सप्लेन करेंगे, आई थिंक, क्योंकि मतलब ये जो इसका जो उनका सीजन 1 तो खत्म हो गया। नहीं, अरे मार्वल्स आएगी ना उसकी, तो उसके बैंड्स भी तो एक्सप्लेन नहीं करे उन्होंने। तो अभी तो यही सबसे बड़ा वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, तो तुम समझ नहीं पा रहे हो इसको। क्या है कि एक बहुत बड़ी उन्होंने आखिरी में इसको ला करके क्या है कि एक ऐसे स्टांस पे छोड़ दिया जो और ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि वो म्यूटेंट है कि वो जिन है जो वो बता रहे। हाँ, तो मतलब वो जब तक ये वाला स्टैंस क्लियर नहीं होगा, अपन को उसकी पावर्स कैसे मिली है वो भी समझ में नहीं आएगा। क्या वो बैंड पे डिपेंडेंट है, या वो बैंड उतर जाएगा तो भी उसके पास पावर्स रहेंगी क्योंकि वो म्यूटेंट है। कमाला इनह्यूमन है ना, कमाला इनह्यूमन है, पर वो रादर मतलब वो इनह्यूमन को इंट्रोड्यूस करवाए उससे पहले उनको ये कन्वीनियंट है ना कि म्यूटेंट बना दे उसको, क्योंकि एमसीयू में इनह्यूमंस नहीं है ना। मतलब कमाला को ये दिखाया है ना कि जब वो बैंड पहन रही है तब उसको पावर्स है, लेकिन उसी जगह वो कामरान का जो कैरेक्टर है उसने तो बैंड नहीं पहना है, उसके पास वो पावर्स है, या चाहे माँ ने दी हो, लेकिन उसके पास तो है विदाउट बैंड। तो मे भी हो सकता है कि अपनी कमाला के पास भी विदाउट बैंड पावर्स है। एग्जैक्टली वो वाला सीन इंटरेस्टिंग था जब दोनों ऑलमोस्ट किस करने जाते हैं तो हाथ में दोनों की पावर्स फ्यूज हो जाती है, कंबाइन होती है। हाँ, तो अपन को कुछ देखने को मिलता नहीं मिलता, ब्रूनो को भी कुछ नहीं देखने को मिला उस टाइम, ठीक है। लेकिन उसको आइडिया हो गया, लेकिन रुका, अरे वो रुका रहा वहां पे थोड़ी 2 सेकंड की। अच्छा, क्या रोका है ब्रूनो ने? अपने आंसू। ब्रूनो ने वहां वो रुक गया भाई 3 सेकंड की, मेरे जाने के बाद ये वापस आगे ना बढ़ जाए कहीं। हाँ, 3 सेकंड रुक गया उधर, फिर बाद में सोचा अब चलते अपन, कैलटेक हो गया अपना इधर। वो गया ना उधर, वो गया, गड्ढा खोद के कराची भेज दिया उसको। तभी तो फंसा हुआ था वो कि जाऊं कि ना जाऊं, जब देख लिया कि अब मैं चलता है भाई। बट मैं जो मेरा पॉइंट बोल रहा था वो मैं कंप्लीट करना चाहूंगा कि ये जो सिचुएशन है ना, ये मार्वल को लेके बहुत यूनिक है, क्योंकि वो जो भी मूवी या सीरीज निकालते हैं वो एक तरीके से एपिसोड हो जाता है, जो पूरा लॉन्ग उनकी स्टोरी है उसके अंदर वो फिट बैठता है। वो एक एपिसोड ही है। लेकिन तुम मतलब ऐसे स्क्रीन प्ले के हिसाब से देखने होगे तो यार तुमने पूरी सीरीज एक सीजन खत्म कर दिया उसका। लेकिन जो स्टोरी का एकदम ऐसे कोर एलिमेंट है वो बैंगल हो गया, या फिर जो विलन्स वगैरह आ रहे हैं उसके बारे में कितना बताया आपने वो कि हाँ बस उसके पीछे पीछे रीजन तुम नहीं समझ रहे हो उसको। अगर इसमें बता देते वो, हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा प्लॉट डिवाइस है जो आगे जाके बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है एमसीयू का। मतलब तुम समझ रहे हो, अपन कॉस्मिक लेवल पे बात कर रहे हो, तो और उसको वो किसमें शो में रिवील कर देंगे जिसको अगर पूरे लोगों ने देखा नहीं तो उनको मूवी में क्या हो रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जो चीज है ना वो मार्वल के साथ यूनिक है, क्योंकि
ये इशू अगर तुम किसी नॉर्मल सीरीज के पास लोगे तो ये बहुत बड़ा ऐसे उसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि तुमने एक सीरीज निकाल दी और कुछ बताया नहीं। बट मार्वल के केस में आगे देखेंगे। वही ना देखो अपन लिंक मतलब जुड़े रहनी चाहिए, इसलिए मार्वल खुद ब खुद उसे छोड़ देता है वहीं पे। इंटरेस्ट भी बना रहे आगे चलकर। हाँ वो अच्छा है, जैसे कि का काम करने का तरीका कि भाई आगे इसके बारे में बताएंगे, लेकिन फिर जो पिक्चर देखने को मिलती है, जो सीरीज है, अब आगे पता चलेगा, अब आगे पता कितना मतलब मैं अब फिर 20 साल एक एंड गेम का इंतजार तो 10 साल। यार तो देखो क्या होता है, मैं उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। रीजन अगर कोई एक कलेक्टिव यूनिवर्स है, उसकी इन्फिनिटी सागा कितनी बड़ी चीज थी, तो वो डेफिनेटली उस चीज को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और उसको आप 2 साल में रिक्रिएट नहीं कर सकते। उसको रिक्रिएट करने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 साल फिर से चाहिए। तो आपको ऐसे छोटे छोटे आप जैसे याद करो, फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ अल्ट्रॉन आई थी, उसमें अपने को इन्फिनिटी वॉर का कितना छोटा सा पार्ट दिखाया था, याद है? थॉर बीच मूवी से गायब हो जाता है और फिर आखिरी में आता है सीधे। और सेम थिंग वेंट विद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीजें फिर से होंगी, एंड देन दे विल कनेक्ट कि वो बड़ा कुछ, ओ अच्छा दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो वो अब थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ साल। अब हाँ वो बर्दाश्त ही तो कर रहे हो, और क्या हो रहा है इधर, ठीक है। अभी ऐसा भी हो रहा है ना कि बहुत लंबा समय हो चुका है, मार्वल की फिल्म्स आ रही है, जा रही है, मतलब जो भी है, कहीं ना कहीं जो रेगुलरली इन मूवीज को देख रहा है या सीरीज को देख रहा है, वो कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करते रहता है। अरे ये तो देखा है, अरे ये तो ऐसा हुआ है, लाइक दैट होते रहेगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, होते ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो आते ही रहेगा। वो कहते हैं ना कि दे आर टू बिग टू फेल, तो अपन वो निकाल लेंगे हिसाब किताब अपना। लेकिन हाँ जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है सीरीज को लेकर, भाई की मिड है, हाँ मिड है, वो तो मिड है। तुम सोचो सीरीज खत्म हो गई क्या, लेकिन उसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा क्या हो रही है कि भाई पोस्ट क्रेडिट सीन में कौन देखने मिला अपने को, और वो जो एक म्यूटेंट वाला वर्ड बॉम्ब गिराया उन्होंने और हल्का सा ऐसा म्यूजिक दे दिया पीछे, ऐसा पूरा उसके मुंह पे फोकस करते हुए जो वो म्यूटेंट बोल रहा है, बस। तो ये तो हर पिक्चर का ही होता है। देखो देखो वो मॉर्बियस में क्या था, मॉर्बियस का पोस्ट क्रेडिट सीन पे पूरी पिक्चर बनी हुई थी भाई। वेनम 2 में सेम थिंग, वेनम 2 में भी यही सेम चीज थी। तो थोड़ा सा रहता है, पर मतलब मैं यही बोलूंगा कि मतलब मिड था, और आप मिस मार्वल से और क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। बट ऑन द अदर हैंड एक अच्छी ओरिजिन स्टोरी डिलीवर करी उन्होंने, वही ना, वो अपना काम सही कर लेते हैं। हाँ, और सेलिब्रेट करते हैं। इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जो शो के बेस्ट पार्ट थे वो उसके सुपर हीरो वाले पार्ट नहीं थे, वो कमाला खान वाले पार्ट थे। मिस मार्वल वाले नहीं, कमाला खान वाले पार्ट। पूरी फैमिली ले लो उसकी, है ना। और वो जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का जो दिखाया है ना, वो काफी अच्छे से दिखाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। पार्टीशन का पार्ट हो गया, वो पार्टीशन का सीन हो गया, उसमें जो इमोशंस है या जो कुछ भी चल रहा था वो काफी अच्छे से दिखाया। और ओवरऑल अगर बात करें ना, अगर मैं एक टीनेजर होता, आज से 10 साल पहले अगर मैं ये शो देखता, तो शायद ये मुझे और ज्यादा अच्छा लगता, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद अच्छा लगता। नहीं, वही मैं बोल रहा था, वही बात है ना, जैसे कि उसकी वही है। हाँ वही ना, वही है उसकी टारगेट। जैसे कि आपने बताया वो एपिसोड 5 वाला ही था, इंडिया पाकिस्तान वाला। हाँ, तो जैसे कि अभी मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ना, कमेंट्स में लोग एकदम पागल हो जाएंगे कि ये तूने कुछ बोला नहीं, ठीक है। मैं हमेशा वही स्टैंड लिया रहता हूँ रिस्पेक्टफुली, कि मेरे को वो नहीं पसंद आया था। अच्छा, ओके। हाँ, जो जैसे उन्होंने दिखाया वो मेरे को पसंद नहीं आया। खैर फिर भी जैसे कि अभी अपन और योगी भाई में डिसएग्रीमेंट है, लेकिन मैं झगड़ा नहीं ना कर रहा हूँ उनसे, ठीक है। डिसएग्रीमेंट चलता रहेगा, उसमें क्या है। एक ऐसे ही नहीं, एक सिंपल सी लाइन होती है, एग्री टू डिसएग्री वाली। हाँ, बस वही ना। भी अपन ने इसको मैच्योर वे में डील किया, पसंद आया नहीं आया, ठीक है। इसको लेके फिर थोड़ा अभी रिएक्शंस पे चले जाए। जैसे मैंने ट्वीट किया, ठीक, कि मतलब ठीक ठाक लगा मुझे, और जो प्लॉट होल्स थे वो छोड़ के अब सब पोस्ट क्रेडिट की बात करने लग जाएंगे, क्योंकि वो पोस्ट क्रेडिट जब देखते हो, सीरीज जब खत्म होती है, तो एंड में तुम्हारे पास फीलिंग क्या रहती है, तुम एक्साइटेड होते हो कि भाई ये दिख गई, आगे क्या होगा, सही है ना। लेकिन वो चीज पूरे सीरीज के अंदर फील नहीं होती, उतना ज्यादा एक्साइटमेंट जो तुम्हारा है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये अपने को पोस्ट क्रेडिट का जो भी दिला दिया, खुश हो जाओ। तो उस पे मतलब आए बहुत सारे रिएक्शंस। एक ने तो वीडियो पे कमेंट किया कि ये जो सीरीज है ना, इसके अंदर फीमेल सुपर हीरो लीड में थी, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। मैंने बोला ओ भाई, अरे मैं बताऊं, मैं फीमेल सुपर हीरो के नाम से देखने चला जाऊं पिक्चर, ठीक है।
अरे वो बंदा फिर वांडा को भी मतलब लाइक नहीं करता होगा ऑब्वियसली। वांडा खाली वांडा विजन चले मैं देख रहा वांडा हूँ छोड़ो, वंडर वुमन 1984 आई थी, ठीक है, मतलब अब इनमें से बहुत सारे, मैंने जब पिक्चर देखी थी मुझे अच्छी लगी, मैंने वीडियो में अच्छा बोला था उसको, और उसके लिए मुझे आज तक गाली मिलती है कि तुझे वो पिक्चर पसंद कैसे आ गई, ठीक है ना, वो फीमेल लीड नहीं था क्या? पर अच्छा चलो ठीक है। हाँ, हाँ। मैं यहाँ पे एक चीज पूछ रहा हूँ, मतलब आपने योगी जी सारी वो मार्वल के शोज देखे? सारे मतलब सारे नहीं देखे होंगे, कुछ एक तो मतलब जो सारे recent मतलब तो देखे हैं। जो क्लैरिफाई करो कि जो डिज्नी प्लस पे आ रहे हैं वो या नेटफ्लिक्स वाले इंक्लूड? हाँ मतलब नहीं, डिज्नी प्लस वाले। हाँ, Disney वांडा Plus विजन के बाद वाले वांडा विजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, नहीं नहीं इनह्यूमन सिर्फ वांडा विजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, मून नाइट, लोकी और मिस मार्वल। हॉकाई भूल गए तुम? सारे देखे। हॉकाई हॉकाई और भूल हॉकाई, तुम छह। सारे भूल गए, देखे, तुम ये सारे भूल गए देखे। भाई। तो अगर आपको इसको ऑर्डर वाइज रैंक करना होगा तो आप किस किस को क्या रैंक करोगे? ओके, छेद है क्या? लोकी, शिट, ओ हाँ सबसे पहले वही मून नाइट और क्या क्या नाम, वांडा विजन, हॉकाई, फैल्कन एंड फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और मिस मार्वल। वांडा विजन, हॉकाई, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और ये मिस मार्वल। ये बाकी तीनों में हम टाई कर देते हैं। लेकिन मेरे लिए अगर टॉप 3 अगर पूछोगे ना तो लोकी है, उसके बाद है अपना मून नाइट, हाँ क्या बोला था मैंने, मून नाइट, वांडा विजन, वांडा। तुम बताओ पीजे। ओके, सबका ही पूछ रहे हो जैसे क्या? लोकी देखो, हाँ लोकी तभी तो मजा लोकी आएगा। तो पहले पे रहेगा, हाँ। ठीक है, लोकी तो पहले पे था ही, और क्या था, फैल्कन, विंटर सोल्जर और हॉकाई था ना। हॉकाई, मून नाइट, Moon मिस Knight। मार्वल, वांडा विजन। हाँ तो तीसरे पे देखो, दूसरे पे वही अपना मून नाइट रखूंगा, तीसरे पे मिस मार्वल रख दूंगा, चौथे पे फैल्कन द विंटर सोल्जर, हॉकाई लास्ट में रहेगा। बादल। मतलब मेरे को भी ऑर्डर सेम ही लग रहा है, जैसे लास्ट के जो 3 हो गए, ठीक, क्या क्या था, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, हॉकाई और ये मिस मार्वल। मेरे को ऐसे हॉकाई के बारे में ज्यादा याद नहीं आ रहा है यार, क्या हुआ था उसके अंदर, तो उसको लास्ट पे रखोगे तुम? हाँ मेरे ख्याल से वो लास्ट में जाएगा। केट बिशप थी ना उसपे, वो पूरा क्रिसमस वाली थीम हाँ पे नहीं था। वो ध्यान में, केट बिशप ध्यान है मेरे। हाँ, केट अच्छा बिशप ध्यान वो में है नौटंकी मेरे। से लड़ाई लड़ने जाता है। हाँ नहीं, मिस मार्वल ऊपर रखूंगा मैं उसके। ओवरऑल देख लो ना तुम, ओवरऑल सोचो ना। हॉकाई देखो, मिस मार्वल हॉकाई से अच्छी तो थी। ठीक है, ये मोहित तुम्हारे लिए? मेरे लिए तो सबसे पहले लोकी, मून नाइट, मिस मार्वल, वांडा विजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और हॉकाई। ओके, हाँ सेम। हाँ यही था। ये मतलब तुम्हारा भी यही था? मिस हाँ मार्वल मेरे लिए भी। देखो क्यों इतना भारी क्रिटिसिज्म मेरी तरफ से देने के बाद, लेकिन फिर भी तब मिस मार्वल की एक वाइब थी। मिस मार्वल ना क्रिएटिव था। मेरे साथ क्या है ना, वो खाली हो जाती है। वो पहला एपिसोड अच्छा है, आखिरी एपिसोड अच्छा है, लेकिन पहले एपिसोड से जो क्रिएटिवली गिरती है ना, जिस हिसाब से भाई एनिमेशन और कैमरा एंगल्स थे, मेरे को यूफोरिया की याद आने लगी थी कि भाई ऐसे ऐसे करने वाले हैं लोग। मतलब एक 5 सेकंड के शॉट के लिए पूरा फ्रेम बनाना कैमरे का, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। लेकिन फिर आगे के एपिसोड से नीचे ही जाने लगे लोग। फिर बाद में पता चला कि पहले और आखिरी एपिसोड का डायरेक्टर सेम, और तभी तुमको पसंद ही आ रही। बाकी बीच के कोई नहीं। मिस मार्वल के बारे में ये जो चीज थी वो मैंने मेरी वीडियो के अंदर भी बोली है कि इतना सारा सुपर हीरो कंटेंट आ रहा है ना, उसके अंदर भी ये थोड़ा बहुत फ्रेश फील होता है, क्योंकि कुछ ऐसे अलग दिखाया हुआ लगता है। इसके अंदर कोई फैमिली मेंबर मरता नहीं कि उसको मोटिवेशन दे दे, जा भाई तू दुनिया को बचा, मैं मर गया हूँ अपना सेक्रीफाइस देके। और उसका जो फैमिली वो कितना कोर पार्ट है, और अपने यहाँ का दिखाना तो अपन और ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं उससे, जिस तरीके से कितना है इसमें बॉलीवुड उधर का। अरे वो गाने डांस यार, ऋत्विज के कितने गाने हैं। ऋत्विज तो इज लाइक मतलब मेरा गो टू सिंगर है। मैं मतलब एडिटिंग करते टाइम ऋत्विज सुनता हूँ। मेरे लिए तो एकदम ऐसा ना भाई। स्पॉटिफाई से जितना उसका आज तक नहीं मिला होगा ना, ऐसा मार्वल ने एक चेक में लिख के दे दिया होगा। कितने गाने तेरे एक ही एपिसोड में लास्ट में गाना नहीं है, बाकी सभी एपिसोड में लास्ट में एक गाना है। हाँ। अरे बीच में भी कितने हैं। दिल बोले अड़िप्पा 2 बार बजा दिया। एक शादी में और एक इधर। वो शादी मेरे ख्याल से शादी बेस्ट था। मेरे ख्याल से शादी पूरे सीजन का बेस्ट था। मैं क्लाइमेक्स से भी ऊपर रखूंगा मिस मार्वल का शादी को। डांस वगैरह वो, हाँ शादी का वो संगीत वाला सीन मैं क्लाइमेक्स से भी ऊपर रखूंगा। जो मजे देता है वो वाले शादी वाले सीन में मेरे को। इटर्नल्स वाला कर देते यहाँ पे तो। अरे वही तो मैं बोल रहा उस मतलब मेरी वॉच पार्टी में देखोगे मैंने बोला भी जो मैंने वो क्या लाइव सेशन लिया था उसमें शादी पर इन भाई साहब का एक अच्छा सा डायलॉग था। अगर पता नहीं कौन शादी इतना भाई वो तो घूम ही रहा था पूरे इंस्टाग्राम पे। तो वायरल हो गया था भाई। ओके तो अब इसके साथ एक चीज और भी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर्स, तो फेज 4 की मूवी के ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं।
भाई तुमने Shang-Chi? पहले क्यों नहीं बताया यार? शैंग-ची मैं सोच के नहीं इटर्नल्स बताया, क्योंकि देखो ज्यादा है नहीं। क्यों- शैंग-ची इटर्नल्स, हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हाँ। और थॉर लव एंड थंडर। दिक्कत क्या हो स्पाइडरमैन जाएगी नो वे होम मालूम है? इंक्लूड नहीं करी मैंने क्योंकि वो सोनी के प्रोजेक्ट में सुनो सुनो, दिक्कत क्या हो जाएगी मालूम है? तुम ऐसे अभी पूछ रहे हो और अभी जितना दिमाग में आ रहा है वैसे सोच के मैंने रैंकिंग लगा दिया। अरे तो क्या दिक्कत है ना? अरे तुम समझ भाई, जाके वो फिर वीडियो अगर कोई है बहुत देरी वाला वीडियो में जाके देखेगा। देखो वो किसको ऐसे अच्छा बोला करना था, कि ऐसे उसको खराब बोला था। ऐसे खराब ऐसे अच्छा रफ टोन हम रैंक कर रहे हैं ना, मतलब 4 मूवी अगर आपके पास, तुम उसको एंड गेम से अच्छा नहीं बोल रहे हो, आप 4 मूवीज को रैंक कर रहे हो बस। और चलो इसमें स्पाइडरमैन नो वे होम को भी थ्रो इन कर देते हैं, ठीक है। शैंग-ची हो गई, इटर्नल्स हो गई, स्पाइडरमैन नो वे हो गई, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो गई, थॉर लव एंड थंडर हो गई, ठीक है। 5 पिक्चर है। ब्लैक विडो भूल गए तुम? ब्लैक विडो नहीं कर रहे इसमें। क्यों? कर लो ब्लैक विडो, भूल जाओ, मत करो यार उसकी। मेरे को याद है ब्लैक विडो पर नहीं कर रहे ना, सबसे- क्योंकि रेलेवेंट नहीं है ना। फेज 4 की पिक्चर है कि नहीं वो? देखो, मैं बताता ब्लैक हूँ, विडो लेकिन रेलेवेंट मैं- है क्या अभी मैं- आगे की फेज मैं में? बोलता कैसे हूँ, वो तो ठीक है। मतलब डेथ हो गई कैरेक्टर की। मैं बोल रहा हूँ फेज 4 की पिक्चर है कि नहीं वो, बस। कर लो है यार, ठीक है, कर लो, भाई, कर लो, बादल कर को लो, बड़ा कर लो। सबसे नीचे। बादल को बड़ा दुख हो रहा है, कर लो। अरे सबसे नीचे ही जाने वाला है वो, दुख क्या हो रहा है? नहीं कर लो, हाँ, कर बोलो लो। बोलो बोलो बोलो। चलो कीजिए। चलो योगी जी। क्या? अब हाँ, फिर मैं- से- हाँ, गेस्ट ऑफ ऑनर क्या क्या मूवी के नाम क्या थे अपना? देखो शैंग-ची, ब्लैक विडो, Eternal? हाँ Black ब्लैक Widow विडो, लेनी है क्या? ब्लैक विडो, ब्लैक विडो कर लो, चलो। ब्लैक विडो, शैंग-ची, इटर्नल्स, स्पाइडरमैन, नो वे होम, हाँ फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर। ओके, तो फर्स्ट नंबर पर मेरे लिए आती है नो वे होम। ओके, नो वे होम। उसको कट ही कर देगा। ये शुरू के 2 सबको मालूम है, आखिरी की भी मालूम है, बीच की 2 में मजा आएगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रखूंगा सेकंड नंबर पर। ओके Okay. ओके, गेटिंग Third- एडवेंचरस आर वी। थर्ड नंबर पर रखूंगा मैं शैंग-ची को। ओके फोर्थ पे रखूंगा थॉर लव एंड थंडर को। फिफ्थ हाँ। पे रखूंगा इटर्नल्स को और लास्ट में ओके ब्लैक विडो। ओके। माय पर्सनल चॉइसेस। नहीं नहीं, इसीलिए तो मतलब दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि मतलब अभी अपन फेज 4 की 6 मूवीज देख चुके हैं। पीजे 1 2 3 टीजे वही रखूंगा पहला एज ऑलवेज, No Way Home। स्पाइडरमैन लव यू फॉरएवर, ठीक है। दूसरे पे मैं भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को रखूंगा, जो बोल्ड जाती है बहुत, ठीक है। क्लाइमैक्स छोड़ दो, पिक्चर बहुत अच्छी है। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो गया, फिर शैंग-ची, ठीक है, काफी अपना अमेरिकन चाउमीन, ठीक है ठीक है। और मेरा वीजा कैंसिल होने वाला, मैं बता रहा हूँ 100% कोई डाउट ही नहीं। हाँ, फिर एक इमेजिन दो- करो ये सच में वीजा लेने का, और वहां पे इनका यही क्लिप प्ले करके दिखा दिया। क्या बोला था? कोई बड़ी बात नहीं है, औकात। कोई बड़ी बात नहीं है। दे ये आर सर वाचिंग मैं आ रहा एवरीथिंग। हूँ हाँ, वही। सर, मैं 2 हफ्ते बाद घर वापस आ रहा हूँ सर। ठीक है, लास्ट के 3, लास्ट के 3। ओके, फिर इटर्नल्स रखूंगा शैंग-ची के बाद, और लव एंड थंडर। मैंने जो सोचा इसने वही लिस्ट बताई है, एग्जैक्ट चीज, हाँ, एग्जैक्ट। मैं भी वही सोच रहा था कि तो क्या था यार, मतलब ब्लैक हो गए, वही लिस्ट हो गई। वही वही ब्लैक है। ब्लैक विडो फर्स्ट पे। नीचे से बोल रहा हूँ भाई, नीचे से बोल रहा हूँ। ये नीचे- साथ में नीचे। ने इसीलिए ब्लैक विडो रखा था, फर्स्ट पे नाम लिया ब्लैक विडो का। ठीक है भाई, ब्लैक विडो इज द इतना बेस्ट चाहत मूवी में, ठीक है। अरे बादल 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 बादल, अब बताए तुम दोनों मेरे को डरा दिया है, वो अमेरिकन चाउमीन वाला शॉट काट देना, ठीक है। मेरे को बड़ा कंसर्न फील हो रहा है। ये एडिटर ये नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, यार। नहीं। अगर कटा, अगर सोचो कटा कि कितना मजा आएगा कि पीजे को स्क्रीनिंग पे इनवाइट किया है एवेंजर्स की 8वें पार्ट या 7वें पार्ट के लिए, और पीजे गया वीजा के लिए, उन्होंने दिखाया अमेरिकन चाउमीन को देखने जाना है तुमको। मैं बोल रहा हूँ एडिटर कटेगा, मैं बोल रहा हूँ। पहले फिर editor क्या कटेगा। करेंगे, तुमको साइड में लेंगे रूम में, ठीक, चेकिंग वाले सब जो पहना है उतारेंगे, और बोलते ना इंसान, नहीं छोड़ो यार, आगे नहीं जाऊंगा मैं, ठीक। चाउमीन निकालेंगे। ठीक है। रुको, फिर भी मैं ऑर्डर बता देता हूँ। स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज, ठीक, शैंग-ची, फिर 1 मिनट, हाँ, शैंग-ची, इटर्नल्स, थॉर लव एंड थंडर और ब्लैक विडो। मेरे लिए स्पाइडरमैन नो वे होम, फिर शैंग-ची, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज। मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं इटर्नल्स ऊपर रखूं या थॉर लव एंड थंडर को, लेकिन मैंने जब सेकंड टाइम इटर्नल्स देखा तो मुझे वो थोड़ा ज्यादा पसंद आया, और मैंने पॉडकास्ट में बोला भी है वही। और थॉर लव एंड थंडर से अभी तो पूरा उसको अबे उसको कंप्लीट तो कर लेने दे भाई। काट दिया गया। नहीं बोलो ना। सॉरी, हो गया? नहीं मतलब वही कह रहा था कि मतलब क्या बताई थी पहले, नो वे होम, हाँ, शैंग-ची, ब्लैक विडो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और फिर इसके बाद अपना इटर्नल्स, थॉर लव एंड थंडर, और वो
लास्ट के 3 सेम है फिर सबके शायद। बस वो ऊपर मेरा शैंग-ची ऊपर है। और- मेरे को ऐसा लगा प्रोबेबली कि मतलब शैंग-ची मार्वल में आयरन मैन के बाद शायद सबसे बेस्ट ओरिजिन स्टोरी थी। हाँ नहीं अच्छा तो था, अच्छा ओरिजिन के नाम पर वो बेस्ट था, लेकिन रिस्क लेने के नाम पर मैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को फॉर्मूला सबसे ऊपर मूवी रखूं। थी, फॉर्मूला मूवी थी। और कोई लिस्ट भाई डीसी का नहीं पूछोगे तुम? मार्वल से डीसी मार्वल की से पैसा पिछले खाते साल हो में तुम। आने वाली पिक्चरों को ऑर्डर में जमा दो, देखे कि तुम कितनी आई है ये बता दो। पिछले साल एक ही आई थी यार, दी सुसाइड स्क्वाड एक ही आई थी ना। हाँ एक बैटमैन भूल गए, पिछले बैटमैन इस भूल साल गए आया था यार। बैटमैन इस साल आई पिछले। अरे मतलब इस साल आई थी एक हमारी। पूरा साल की बात कर रहे हैं ना अपन, कंप्लीट ईयर अभी तक की। नो 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 यू आर रॉन्ग। अच्छा बैटमैन नहीं आई? बैटमैन इस साल आई थी भाई, हाँ नहीं इस साल आई थी, मेरे को और याद इस है साल भी मार्च वो में आई थी। अकेली ही पिक्चर है अभी तक आई हुई। अभी आने वाला है। अरे देख लो ना, अब मैं तो कमेंट सेक्शन में बिक गया हूँ डीसी के लिए, ठीक है। इसीलिए डीसी के दल्ले तो बन चुके हो क्या? डीसी के डल्ला बन चुका। अभी पता है क्या हो गया है मेरे को, थॉर लव एंड थंडर भी वनीला लगी मिस और ये मार्वल भी भी। मिस मार्वल भी मिड लगी, ठीक है। अभी क्या लगातार 2 पिक्चरों से एकदम मार्वल के लिए नेगेटिव हो गया। अब देख, अब बोल रहे देख इसको ब्लैक एडम पसंद आई। और पर मैं पता है वो मैं यहाँ पे एक बचा मिनट के यहाँ पे रखेंगे ना वो मैं लोग। मैं योगी जी का ओपिनियन जानना चाहता हूँ हाँ, कि आपने जैसे अभी डीसी की जो भी मूवीज देखी है उनको लेके आपका क्या ओपिनियन है डीसी का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसके बारे में? क्योंकि अपन मार्वल के बारे में तो बहुत हमेशा ही बात करते हैं। हाँ वही डीसी इज समथिंग दैट वी नेवर टॉक अबाउट गेस्ट के साथ सबसे स्पेशली। पहले तो डीसी की मैंने ज्यादा मूवीज नहीं देखी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड उसके यूनिवर्स के बारे में भी मुझे उतना ज्यादा नहीं पता है जितना मार्वल का पता है, क्योंकि पहले से आई थिंक मैं मार्वल की ज्यादातर Views। देखते आ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मजाक में बोल रहा हूँ, मतलब एक्सेसिबिलिटी जो कमेंट बेसिकली में उसका आने सबसे वाला बड़ा था। रीजन है हाँ। एक्सेसिबिलिटी। हाँ तो हाँ ये भी है। मुझे तो लिटरली याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट मूवी डीसी की कौन सी देखी थी। आई थिंक वो बैटमैन। हाँ बैटमैन है। उसके पहले उसके पहले सुसाइड स्क्वाड आई थी और वो आई थी जॉर्ज व्हीटन बोल रहा हूँ, वंडर वुमन। जैक स्नाइडर की जस्टिस मैंने वंडर वुमन नहीं देखी, मतलब अच्छा पार्ट 1 की 1984 दोनों नहीं देखी, दोनों ओके नहीं देखी। बस उसका ओरिजिन मुझे पता था, थोड़ा बहुत मैंने मतलब देख लिया था। तो उसके पहले सुपरमैन की हाँ मैंने मूवीज देखी है। अच्छा वो पहले वाली सेकंड वाली मैन ऑफ स्टील वो देखी है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। मैं लिटरली बताता हूँ, जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आई थी तब मैंने उसको नहीं देखी। ओके जिस टाइम में आई थी उस टाइम में मैंने उसको नहीं देखी। आई थिंक मैंने उसके 2-3 साल बाद उसे देखी। ओके तो मैं पूछना चाहूंगा उसका आपने थिएट्रिकल कट देखा था या डायरेक्टर्स कट देखा था? क्योंकि उसका जो है ना याद नहीं है मुझे। वो उसका जो थिएटर में लगी थी पिक्चर वो 2.5 घंटे की थी और बाद में उसका एक्सटेंडेड करके 3 घंटे का एक अलग पिक्चर निकाला था। और उसके बाद भी तो फिर आया उसका बाद एक और आया है आईमैक्स कट आया गाइस था। मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने उसका थिएट्रिकल वर्जन देखा था या अनकट। हाँ उसका अगर आपने किसी भी ओटीटी पे देखा होगा तो सिर्फ उसका थिएट्रिकल कट ही यस अवेलेबल है। यस यस हाँ अल्टीमेट एडिशन कहीं नहीं मिलेगा। वरना- मैं आई थिंक मैंने ओटीटी पे नहीं देखा। वो अपने कुछ सीक्रेट दोस्तों से अगर आपने आप उसका है ना जनरली अवेलेबल भी वही है 2.5 घंटे वाला ही है। आपको 3 घंटे का चाहिए तो ऐसा अंदर घुस के देखना पड़ता है। हाँ। Okay. अल्टीमेट एडिशन कहलाता है वो। और मतलब मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी मूवी है, बहुत है यार, अगर आप अभी भी देखते हो उसको ना, मतलब कौन सी बोल रहे हो? वही बैटमैन बता- वर्सेस सुपरमैन आधा घंटा काट के मतलब अल्टीमेट एडिशन पिक्चर से जान निकाल दिया उन्होंने, मालूम है? मेरे ख्याल से जब बैटमैन हेलीकॉप्टर से भाग के जाता है गौथम में, कितना कूल शॉट लगता है। मतलब हेलीकॉप्टर से उतर के कार में बैठ रहा है, जा रहा है, मतलब जर्नी दिखाता है बैटमैन की। अरे उसका मेरे को एक विलन तो इसी में था ना, वो क्या नाम था उसका? लेक्स लूथर। लेक्स लूथर। हाँ मुझे मेरे इसलिए को- पता है ये मूवी, इसलिए मैंने देखी थी क्योंकि उसमें जो राजेश कावा सर आपने बात किए थे जिनके साथ हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने लेक्स लूथर को आवाज दी थी। उस टाइम में उन्होंने मुझे बताया कि हाँ तो लेक्स लूथर की आवाज उनकी है हिंदी में। तो उनका वो डब देखने के लिए मैंने वो पूरी मूवी देखी थी। He has done a fab job। अभी इस पे भी बात करेंगे हम लोग, ये वाले पूरे टॉपिक को भी कवर करने का तब इनको ऐसा पकड़ के ऐसा होल्ड कर बस मैं एक चीज वो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि जैक स्नाइडर ने ना पूरी जो इस अपने स्नाइडरवर्स में जो उन्होंने सुपरमैन का जो थीम म्यूजिक यूज किया ना, वो बहुत अनलाइक सुपरमैन म्यूजिक है। जो उसका एक वो आता है, तुम मतलब बहुत ध्यान में नहीं आता, पर वो जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के स्टार्टिंग का वो सीन है जो पूरा टेररिस्ट वाला अटैक हो रहा था, उसमें आता है वो, तो एक वो म्यूजिक आता है करके, हाँ, वो बहुत शानदार म्यूजिक है वो। मतलब कभी सुपरमैन के लिए आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे को वो चीजें बहुत अच्छी लगती है उस मूवी के बारे में कि मतलब इट डज समथिंग जो दूसरी सुपर हीरो मूवीज नहीं करती। अरे
ये वही ना, देखो जैक स्नाइडर ने समझा डीसी के कैरेक्टर्स नॉर्मल नहीं है, दे आर फकिंग गॉड्स, तो ठीक है, तो उसके हिसाब से हैंडल किया उन्होंने। फिर स्टूडियो भी नहीं समझ पाया उनको। क्या करो, वो अपना काम कर रहे हैं ना, खरीद तो लिया ही ब्रूस वेन का बंगला लेक वाला, वहीं पे चल रहा है मामला सब, और क्या। देख नहीं रहे वेनमो पे पूरा, यार कितने भारी भारी डंबल उठा रहा बंदा। जिनको नहीं आइडिया है, क्लियर कर दो पीजे कि क्या बोल रहे हो, क्या खरीद लिया करके। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जो ब्रूस वेन का लेक हाउस था, पिक्चर के अंदर जो बैटमैन का घर होता है ब्रूस वेन का, तो जैक स्नाइडर ने खरीद लिया। हाँ खरीद लिया, वहीं से सब चलता है। जो अपन लोगों ने वो देखा था जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के लास्ट में भी वो सीन होता है, बेन एफ्लेक पैटियो पे निकल के आता है तो उसको ग्रीन लैंटर्न दिखता है, वो पूरा जैक स्नाइडर के घर में ही फिल्म हुआ था। उसने कहा था आ जाना सब घर पे इधर कर लेंगे। घर पे वैसे देखोगे ना तो लगता नहीं है कि घर बहुत बड़ा है, जैसे लगता है ये बाजू में कमरे, ये 2 सीट खत्म बस। पर वो वेन बैनर जैसा है, मस्त, मतलब एक बैनर सुनो, जितना बड़ा नहीं होगा और वो ऊपर से दिख रहा होगा, नीचे कितना खोद के बनाया होगा तुमको क्या पता। एग्जैक्टली। डीसी की पर- बात जब से शुरू हो गई, मैं ऐसे नहीं तो अभी टॉपिक चेंज करेंगे हम लोग, अभी डबिंग पे चलते हैं। हाँ, ये अच्छा टॉपिक है। नहीं, मैं वही जानना चाहता, अपन ब्लैक एडम से शुरू किए थे, योगी भाई क्या लगता है ब्लैक एडम को देखने के बाद? टीजर ट्रेलर जो आया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड रिएक्शन मैंने भी बनाया था, और वो कॉपीराइट मुझे लगता है सब पे अरे आया वो है। मेरे हाँ, पे सब नहीं मेरे आया, पे भी मेरे आया। पे नहीं आया। मेरे दो। पे मेरे पे नहीं आया, तुमने बादल का मैंने रिएक्शन बनाया ही बनाया नहीं था। इसलिए हाँ इसलिए तो आया ही नहीं। चिल जिंदगी। नाइस। हाँ, लेकिन मेरा क्लेम वसूल हो गया। ठीक है। तो बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे रॉक बहुत पसंद है, जब से मैं वो फाइट आती थी WWE। और मैं अरे वहाँ पे starting तो से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ WWE का, बहुत देखता था मेरे भाई के साथ बैठकर। अरे मैंने भी बहुत देखी भयंकर। जब लेकिन बाद में बहुत कुछ वो एंटरटेनमेंट पे ज्यादा चला गया था, तो फिर स्कूल में नहीं आया मजा। स्कूल में इंग्लिश बोलने नहीं आती, लेकिन फिर भी रॉक का ट्राई करते थे। व्हाट द रॉक इज कुकिंग, वैसा आधा अधूरा कुछ भी बोल के। और एक बार पता नहीं जॉन सीना का क्या था, वो कहता है लेट मी टॉक इन चाइनीज, तो जॉन सीना पूरा अच्छा चाइनीज होता, ओ चिंग पांग बुक में कहेगा साले को। अरे बाद में तो उसके हिंदी डब शो भी आने लग गए थे ना, उसमें हिंदी डबिंग। हाँ अरे वो फिर वो पूरा रुइन हो गया, वो फिर मजा खराब नहीं हो आता गया। फिर ओरिजिनलिटी। वही ना, इंग्लिश में मतलब इमेजिन करो तुम बच्चे हो, ठीक है, तुमको इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन कमेंटेटर इंग्लिश में चिल्लाए और तुम मजे लिए जा रहे हो, ये अरे मैं तो पता मेरी इंग्लिश वहीं से इम्प्रूव हुई है, मैं मजाक नहीं कर रहा। छोटे में क्या रेसलिंग देखते थे, समझ में कुछ नहीं आता था, बस नाम वाम पता थे कि ये रॉक है, ये स्टोन कोल्ड है, अंडरटेकर है, केन है, तो वो जो वो बात करते थे आके वो सब समझ में आती थी। फिर अगले दिन स्कूल में डिस्कशन, वो भी बड़ा पागलों वाला था, मतलब काम करते करते कमेंटेटर की टेबल उठा के। इंग्लिश से मुझे याद आया, तुम लोगों की इंग्लिश फिर भी अच्छी है। हाँ। हमारी मतलब मेरी जो स्कूलिंग जो स्टार्टिंग से फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मैं बात कर रहा हूँ, मराठी मीडियम में हुई है। मतलब 10th तक 11th तक मराठी मीडियम, मराठी हिंदी चलता रहा, तो मेरी इंग्लिश उतनी खास नहीं थी, लेकिन अभी भी नहीं है। लेकिन जितने भी हम शोज वगैरह देखते थे, या रेसलिंग की बात हो गई, या स्टार्टिंग में जब मैं फिल्म्स भी देखता था वो भी इंग्लिश में ही देखता था, और वहीं से इंग्लिश इम्प्रूव सेम हो सकती है। आप लोगों की भी हो सकती है। मेरा जो है ना स्कूल इंग्लिश मीडियम था, लेकिन कुछ था नहीं इंग्लिश मीडियम के हिसाब से उधर, सब हिंदी में ही सब चल रहा है बस। इंग्लिश रीड करने बोलता ना तो स्टूडेंट के पसीने छूटने लगते थे। मैं बताओ, मेरा रीडिंग बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे एक फ्लेक्स मारता हूँ, ठीक है, मैं हमारे 10th की बोर्ड में टॉपर था पूरे स्कूल का, ठीक। हाँ, और इंग्लिश इस पर मैं एक और बात करूंगा, तुम बात करो अभी। सुनो 6 सब्जेक्ट थे, ठीक, और फाइनल मार्क्स आने के लिए टॉप 5 पकड़ते थे, वो एक ऑप्शनल में छूट जाता था। तो मेरा कौन सा छूटा था मालूम है? इंग्लिश। उसमें 100 में से 72 मिले थे मुझे, और मैं स्कूल का टॉपर था, मुझे 72 मिले थे। और शायद इंग्लिश ये भी खराब नहीं है भाई, 100 में से 7 खराब नहीं है। यही तो बोल रहा है वो। हाँ, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरे मदर फादर दोनों टीचर हैं, मतलब अभी रिटायर्ड है, फिर तो मैं सिर्फ आपका दर्द इमेजिन नहीं कर सकता हूँ जब पेरेंट्स टीचर होते तो। सोचो, अभी मैं घर में सबसे छोटा, सबसे बड़ी मेरी दीदी, उसके बाद मेरा भाई और मैं, तीनों एक ही स्कूल में लगातार। मतलब अगर मैं 5वीं में हूँ तो मेरा भाई 6वीं में है और दीदी 7th। तो जो भी उनकी किताबें आती थी वो मेरे पास आती थी, ठीक है, मतलब सड़ा गला माल मेरे पास आ जाता था, और वही से करता था जो कुछ भी है। मेरे भाई और बहन दोनों
पूरे स्कूल लाइफ में हर एक क्लास में डिस्टिंक्शन में पास होते थे और मैं कहीं ना कहीं जाकर पास हो जाता था। तो ये बहुत चुभती थी बात मुझे यार, मतलब हर बार। हाँ। और टीचर ऐसे जानबूझ के बोलते थे, तुम्हारा भाई देखो, तुम्हारी दीदी देखो कितने मार्क्स आए और तुम देखो, ऐसे ऐसे बोलते रहते थे यार। और पता नहीं, लेकिन फिर भी आज भी अगर मुझे कोई पढ़ाई करने के लिए बोल देते यार, नहीं बोलता हूँ। पसंद ही नहीं थी मुझे, उस टाइम में भी नहीं, इस टाइम में भी नहीं। और जब 12th हुआ, कंप्लीट हुआ मेरा, उस टाइम में मेरे फादर ने मुझे पूछा, उनको पता था बेटा कुछ तो कर नहीं सकता, तो कुछ पूछ लेते, पूछ कर देखते। और मैंने उनसे कहा था कि मुझे ना पापा म्यूजिशियन बनना, लिटरली मैंने बोला था मुझे म्यूजिशियन बनना है। तो अभी 2000 कितनी 5 की बात होगी, ये 2005 या 7 की, पता नहीं। तो उस टाइम में ऐसा कुछ था नहीं कि म्यूजिशियन, मतलब म्यूजिशियन बड़े भी हो सकते हैं, म्यूजिशियन एक करियर होता है, करियर भी हो सकता है। तो ये पता ही नहीं था मेरे फादर को। एक तो गांव से बिलोंग करते थे, उन्होंने साफ मना कर दिया क्या करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा ऑप्शन रखा, पढ़ाई वाला नहीं, डॉक्टरी, वकीली या इंजीनियर, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था। मैं बोल रहा था सिंगिंग, नहीं बोला। फिर बोला मैंने, मेरे को ना फोटोग्राफी का दुकान डाल हाँ सीरियसली, मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। हालांकि मेरे पास उस टाइम में कैमरा नहीं था, लेकिन फिर भी फोटोग्राफ देखना या उसको मतलब निकालना वगैरह अच्छा लगता था। वो कैमरा होता था, वो रील वाला कैमरा होता था, उसमें रील डाला जाता था, अगर निकल गया तो गया। हाँ वही। तो वो वाला कैमरा होता था, तो मैं खचाखच निकालते रहता था। तो पापा बोले यार क्या बोल रहा है, बोले तो तेरे को पता भी है, क्या करूं, मेरे को तो इतना ही आता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। बोले तू और सोच। ठीक है। तो नेक्स्ट या 2-3 दिन बाद कोई ऐड आया एनिमेशन कॉलेज का किसी, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था क्योंकि बहुत फिल्में देखता था मैं बचपन से, बहुत ज्यादा। तो उस टाइम में मैंने पापा से बोला कि यार मुझे ये करना है। पापा को वो और भी समझ में ना आए, ये क्या बोल रहा है भाई तू। तो मेरी माँ को पता था कि मैं ड्राइंग वगैरह अच्छा कर लेता हूँ, तो मेरी मदर ने फिर फोर्स किया कि ये करना चाहता है, देखो जाकर भेज दो, एक बार देख तो लो क्या होता है क्या नहीं। फिर जाकर कहीं मैंने अपना करियर चूज किया था एज अ एनिमेटर, मतलब एनिमेशन सीखा मैं वहाँ पर। ग्राफिक डिजाइन क्या होता है वो 2007 की बात कर रहा हूँ मैं, 2007 से 9 में मैंने ये सीखा था। वैसे हमारा टॉपिक क्या था? यही चलने दो, मजा आ रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा कि अपन सबकी रोज की बात सुन के थोड़ा सा फ्रेश हुआ। नहीं वैसे हमारा मेन टॉपिक क्या था? भटक गया पता, अरे आप बताओ, आगे बताओ। लेकिन फिर इधर ट्रांजिशन कैसे, डबिंग और इसमें? फिर मेरा उस टाइम में ना, जब मैंने एडमिशन लिया था एनिमेशन में, तो उस टाइम में हर टीनेजर का ऐसा रहता है ना कि ये करूँ वो करूँ, ऐसा होता है, इसमें जाओ कि उसमें जाओ। मेरा था कि मुझे एक आर्ट फील्ड में जाना है। मुझे सिंगिंग अच्छा लगता था, मुझे कैमरा फोटोग्राफी अच्छी लगती थी। ऐसा लगता था कि मेरे हाथ में अगर कैमरा दे दे कोई, तो मैं फिल्म को डायरेक्ट कर सकता हूँ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस उस टाइम में। तो ऐसा था मुझे। और आवाज भी काफी अच्छी थी मेरी, सिंगिंग बहुत अच्छा कर लेता था मैं। अभी मेरी आवाज थोड़ी एकदम ऐसी भारी टाइप हो गई है। उस टाइम में जब गाना गाता था ना, टीनेज वाली वॉइस अगर इमेजिन करोगे, तो जब भी मैं गाना गाता था, लोग बोलते थे यार तेरी आवाज ना सोनू निगम की तरह है, गाते जा। नहीं एक बात तो है, ये थोड़ी सी रेडियो वॉइस है। हाँ, थोड़ी नहीं, काफी हाँ। तो वो मेरे को फील होता। फिर क्या डबिंग इंडस्ट्री से है तो होगा क्या? नहीं मैं आपको एक्चुअली एक फैक्ट बताता हूँ कि डबिंग इंडस्ट्री से बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप डबिंग इंडस्ट्री से हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। द फैक्ट कैसे लोग मुझे कनेक्ट करते हैं वो भी बताऊंगा। तो मतलब एनिमेशन वगैरह हुआ, सब हुआ, और एट द एज ऑफ 18 या 19 मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की। ठीक है, फर्स्ट जॉब एट द एज ऑफ 19 आई थिंक। मैं अमरावती में था, महाराष्ट्र में है। तो वहाँ मुझे 500 रुपए मिलते थे, सीरियसली बोल रहा हूँ। एंड उसमें महीने का? नहीं सॉरी, ये जरूरी है, महीने की नहीं। वहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था जहाँ मैं सिखाने जाता था, और वहाँ पे पर स्टूडेंट जिसको भी मैं सिखाऊंगा, उस पर्टिकुलर बच्चे के पर बच्चा मुझे 500 रुपीज दिए जाते थे। तो वो मेरे लिए खर्चा पानी टाइप निकल जाता था। ऐसा नहीं कि मैं 100 स्टूडेंट्स को सिखाता, नहीं, 20-25 बहुत हो गए, वो भी 2-3 महीने में। और उस टाइम में मेरा एजुकेशन भी चल रहा था। एंड उसके बाद एजुकेशन के साथ साथ मैंने वो जॉब की थी बाय द वे, ताकि घर वालों पे ज्यादा प्रेशर ना आए। मैं पहले से ही उतना वो क्या होता है, वो रिबेल टाइप काइंड ऑफ पर्सन था, आज भी हूँ। मेरे लिटरली मेरे फादर कुछ और बोलते हैं, मैं कुछ और कर देता हूँ।
और इस बात से वो परेशान भी है, लेकिन जब मेरे पीछे बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीछे अच्छा बोलते हैं जब, बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, उसके बाद परेशान है लेकिन ही इज आल्सो प्राउड ऑफ यू। यस एब्सोल्युटली, अभी बहुत ज्यादा। एंड बाकी दोनों बच्चों से अरे नहीं यार, मतलब उनके लिए भी वो काफी ज्यादा प्राउड है, मेरे लिए भी। लेकिन मेरा रास्ता कुछ अलग ही था, जो उनको समझ में नहीं आता था पहले। अभी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एक्सेप्ट कर लिया सभी ने, घर वालों ने, माँ ने, मेरी वाइफ ने, मेरे आजू बाजू वालों ने, सभी ने, कि ये करता क्या है और पहले क्या करता था, अभी क्या है। आज भी अगर मेरे दोस्त, मतलब जो पुराने दोस्त मुझे आज भी देखते हैं, तो पहले जैसे बात करते थे वैसे अभी नहीं करते। कुछ अलग टोन हो चुका है उनका। तो आप समझ सकते हो आप ये चीज। नहीं, तो जहाँ पर मैं नहीं समझ सकता। मैं भी नहीं समझ सकता। ओके ठीक है। तो एनीवेज उस टॉपिक पर नहीं जाते। उसके बाद जब मैंने मेरा एजुकेशन हुआ, उसके बाद पता नहीं ये चीज बोलनी चाहिए कि नहीं, उसके बाद जब मैं हैदराबाद गया, मतलब मेरा अमरावती का छोड़ के जब मैं हैदराबाद गया, तो वहां पर मुझे रामोजी फिल्म सिटी में जॉब लगा। आई थिंक आप लोगों को पता हो रामोजी फिल्म सिटी, वर्ल्ड की बिगेस्ट है ना वो फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी का एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं वहां पर गया, ठीक है, मुझे वहां पर इतनी बड़ी फिल्म सिटी, उसमें एक उनका मेन ऑफिस है जो आई थिंक 9 या 10 मंजिल का है। 9वें या 10वें मंजिल पे रामू जी खुद रहते थे, और 8वें या 7वें फ्लोर पे मेरा जो मुझे जाना था, उस ऑफिस में गया। तो वहाँ पर जाना था मुझे पोस्ट के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मैं वहाँ गया और मुझे बिठाया गया बाहर, एंड मैं बैठा। लगभग आधा घंटा बैठने के बाद मुझे ना अंदर बुलाया गया। अंदर गया, जैसे नॉक किया, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर जो भी इंसान बैठे थे। अब मैं हैदराबाद में हूँ, ओके, हैदराबाद में हूँ, मैं मराठी बोलता हूँ। जो हैदराबाद में है वो तो कुछ अलग लैंग्वेज में बोलता हूँ ना। लेकिन जो बैठा था उसने मुझे बोला, अरे योगेश ये आत्मदे ये बस मीन्स वो मराठी में मुझसे बात किया। ओके, थोड़ा एकदम रिलैक्स, ये इंग्लिश तो वैसे भी आती नहीं थी। मैं अंदर गया, उसने मुझे पूछा कि पोर्टफोलियो लाए हो अपना, मराठी में बात हो रही थी एक्चुअली। पोर्टफोलियो लाए हो? हाँ सर, ये मतलब सीडी देनी पड़ती है उस टाइम में। अभी तो पेन ड्राइव या लिंक से काम चल जाता है। सीडी तो भाई आज की जनरेशन देखी भी नहीं होगी सीडी क्या होता है। तो उस टाइम में मैंने सीडी दी और उन्होंने प्ले की और उन्होंने बताया कि आप ये कर सकते हो, आप वो ये भी कर सकते हो। हाँ सर मैं कर। फ्लैश का एनिमेशन दिखाया था, कुछ ग्राफिक डिजाइन थे, कुछ मेरे स्केचेस थे, वो सारे मैंने दिखाए। फ्लैश, वो फ्लैश नहीं, वो एडोबे फ्लैश की बात कर रहे हैं। एडोबे फ्लैश जो डेड हो चुका है अभी डेड हो चुका है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप बाहर बैठो। नहीं, हाँ सॉरी, उन्होंने एक बात की कि हमारे यहाँ ना स्टेज डिजाइन होती है, ठीक है, मूवी के स्टेजेस, इवन जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उनके यहाँ पे, बड़े बड़े प्रोग्राम 2-2 करोड़ के जहाँ पे सेट लग रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं हमारे यहाँ। तो क्या आप सेट डिजाइन करते हो? अब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था सेट डिजाइन में। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं करता। मैंने ऑनेस्टली जवाब दिया, नहीं सर मेरे कोई एक्सपीरियंस। ठीक है, एक आपका टेस्ट लेते हैं, अगर आप उसमें पास होते हैं तो ठीक है। तो मैं बाहर बैठा, तो उनके पीए ने या फिर पता नहीं कौन था, उसने मुझे पेपर और ये ला के दिया, पेंसिल, और मुझे क्यूबिकल टाइप होता है ना, उसमें जाकर बिठा दिया, ये है आपका और आपको ये टास्क दिया गया है। मैंने देखा टास्क का टाइमिंग था 2 घंटे, और टास्क में लिखा था यू हैव टू क्रिएट अ स्टेज डिजाइन ऑन हेवन थीम। हेवन का थीम दिया मुझे, और मैंने वो ठीक है, मैंने पढ़ा, मैंने बोला चलो अपना जॉनर है, कुछ करते हैं कमाल, ठीक है। और मैंने वो 2 घंटे का जो पूरा था वो मैंने आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया। ओके, यस, वो मैंने कंप्लीट किया। एंड मैंने उसको पीए को बुलाया, मैं बोला थोड़ा सा रुकता हूँ, 15-20 मिनट और, वही ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया। और हाँ, और मैं चला गया तो उसने बोला हो गया? हाँ सर। तो पीए को दिया, पीए फिर से वो गया अंदर, जाके दे दिया बॉस को। मैं बैठा हूँ इधर बाहर, मतलब होता है ना, होगा रिसेप्शन एरिया, नर्वसनेस। तो मैं अंदर, फिर मुझे बुलावा आया, मैं अंदर गया। अब देखो, जॉब की पोजीशन थी, जिस जॉब के लिए मैं गया था, ग्राफिक डिजाइनर। हैदराबाद आने से पहले, मतलब जब मैं पहली बार आया था, तो मेरे पापा ने मुझे छोड़ा था। और हम पहले ही दिन जब मैं अपनी फैमिली के साथ आया था, तो जितना भी हैदराबाद का मेन जो घूमने वाला एरिया है, मैं घूम चुका था पहले ही। हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में मैं पहले ही घूम चुका था मेरे फादर के साथ। और उस टाइम में मेरे फादर ने बोला था, तेरे को यहाँ जॉब नहीं मिल सकती क्या? बोला यार पापा क्या बात कर रहे हो यार, क्यों मजाक कर रहे हो? क्यों मजाक?
तो वो हो गया। अब आते इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा इंटरव्यू हो रहा है। हाँ मैं गया अंदर, उनके पास पहले ही वो पेपर था, वो जो मैंने भेजा था, तो वो ना कुछ लिख रहे थे उस पेपर पे, और दूसरा एक पेपर उन्होंने जोड़ा, उसके ऊपर कुछ लिखा, और मैंने वो देखा। ठीक है, मैंने देखा और मेरे चेहरे पर एक स्माइल आई। मैं बताता हूँ क्यों। तो उन्होंने मेरे हाथ में पेपर दिया और बोला वहाँ पर मैनेजर बैठे हैं, उनके साथ बात कर। ठीक है सर, थैंक यू। स्पाइडरमैन की तरह जाके चेक ले लेना। फोटोग्राफ मैंने जाते जाते वो पेपर पे क्या लिखा है पढ़ा, उस पर मेरी पोजीशन लिखी हुई थी। उस पर लिखा था सीनियर ग्राफिक डिजाइनर। अरे वाह, सीधा सीनियर ग्राफिक डिजाइनर सीधा। मैं बोला यार ये तो गजब हो गया। उस टाइम कितनी सैलरी पे लगा था? पैसा पूछ लो सीधा। ठीक, नहीं मैं बता, अरे उस टाइम की बात कर रहा हूँ उस ना। टाइम पे मुझे 14,000 मिले थे, 14,000 स्टार्टिंग जॉब। तो मैं गया मैनेजर के पास, उसने मुझे ज्वाइनिंग डेट बताई और एक लेटर दिया, ज्वाइनिंग लेटर, और मैं गया। अब जाते जाते ना, अब मैंने फादर को ये बताया था मेरे कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, आपने जो कहा था मैं कर रहा हूँ। उनको ये भी बताया था कि ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी है, मैं जा रहा हूँ। मैंने उनको कॉल किया, वहीं से जाते जाते बाहर निकलते निकलते, मतलब एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैंने कॉल कर लिया। पापा वो अब मेरी नर्वसनेस को वो शायद समझ नहीं पाए कि क्या। उन्होंने बोला कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, अच्छा हाँ, टेंशन मत लो। और पापा वो ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी नहीं लगी। अरे हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे टाइम कहीं और ट्राई कर लेना। मतलब पापा सीनियर ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी लगी है। ये भी पूरा ड्रामा हमारे। क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, सीनियर ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी लगी है। बोला सच में? बोला हाँ। अब मेरे पापा उस टाइम में टीचर थे और स्कूल में ही थे उस टाइम में, तो उन्होंने सबको बता दिया वहाँ पे, लिटरली सबको, मतलब जितना भी वो स्टाफ मेंबर बैठे रहते थे उनको बता दिया। उनको रात में पार्टी तक दे दी, मेरा बेटा रामोजी यूनिवर्सिटी में लगा है। अभी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली इधर? ट्विस्ट है क्या? नहीं, अच्छा नहीं है, ट्विस्ट तो नहीं है ना कोई? छोटा सा ट्विस्ट है। अब देखो, एक आर्टिस्ट ना अंदर से क्रिएटिवनेस चाहता है, हमेशा भूखा रहता है, हमेशा से। वही तो जब मैं पहली बार उस डेस्क पर बैठा और अपना जॉब स्टार्ट किया, पहला दिन, सेकंड डे, थर्ड डे, आई वाज लाइक ओके। मेरे पास ज्यादा काम नहीं आ रहा था उस टाइम में, और लगातार बाद में जब 4-5 दिन आगे बढ़े तो जैसे जैसे काम बढ़ा, आई वाज लाइक ये तो वही हो रहा है जो मैं पहले भी करता था। लाइक स्टेज डिजाइन आने दो, वही हो रहा है। मैं क्रिएटिवली सेटिस्फाइड नहीं था किसी भी हालत। पता नहीं, अंदर से लग रहा था यार कुछ तो नया कर लो यार। मतलब मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है कि मैं आपको वो चीज दे सकता हूँ जो आप नहीं सोच सकते, मैं सोच सकता हूँ। मैं डायरेक्टली, मतलब मेरे ऊपर पहले एक एचओडी था, उसके ऊपर वो बॉस था, तो मेरे को हैंडल करता था मेरा एचओडी, और वो लाइक मेरी टीम भी उस एचओडी से परेशान थी कि ये भाई ये अप्रूव नहीं करता जल्दी, या जो अप्रूव करना चाहिए वो नहीं करता अप्रूव। क्योंकि एक बार ऐसा किस्सा हुआ भी, मैंने एक स्टेज डिजाइन बनाया, वो बंदे को पसंद नहीं आया, एचओडी को। ठीक है, मैंने लिटरली उसके 23 क्या कहते हैं उसको, वेरिएशंस बनाए, और वो लास्ट में कह रहा है 23rd वाला ओके है, ये अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। बॉस आया पीछे से, एचओडी खड़ा है, बॉस आया पीछे से, ये क्या बनाया? मैं आपको एक दिखाता हूँ। बोला सर, पहला वाला, मैंने फर्स्ट वाला दिखाया। हाँ ये अच्छा है। मैंने एचओडी की तरफ देखा, बॉस की तरफ, और मैं सेकंड डे सीधा, क्योंकि अगेन वो अंदर से रिबेल वाली जो थी वो कहीं नहीं गई, उस टाइम में भी नहीं गई, और मैं सीधा रेजिग्नेशन लगा सेकंड डे। और मैंने बोला कि सर मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहाँ पर मेरा क्रिएटिवनेस यूज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो आपने कल देखा वो एक रियलिटी है कि फर्स्ट जो मैंने बनाया वो उतनी ही मेहनत से बनाया जितने बाकी के बनाए थे, और बाकी के बनाने में मुझे उससे ज्यादा मेहनत लगी, लेकिन पहला जो बनाया था वो मेरे हिसाब से अच्छा था, आपको भी वही पसंद आया, लेकिन एचओडी को नहीं आया। और ये सिर्फ कल देखा आपने, ये पहले भी होता था, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया। तो मैं ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकता सर, आई एम सो सॉरी। और लिटरली डायरेक्टली जाके बॉस के मुंह पे सीधा, मेरे जो क्यूबिकल में जो बैठते थे वो मेरे, अबे क्या कर रहा है, रहने देना, अभी तो आया है तो रहने देना, क्या कर रहा है? बोला नहीं यार, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। ठीक है, बॉस है ऊपर, अच्छी बात है, लेकिन अपना भी उसूल है कुछ, अपना भी मुझे ये हमेशा लगता है कि एक आर्टिस्ट की वैल्यू करनी बहुत जरूरी है। कोई भी आर्टिस्ट हो, दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो दीवार पर पेंट क्यों ना करता, उसकी वैल्यू करनी बहुत जरूरी है। वो जो बॉस है उनका वो समझनी चाहिए ये चीज। तो
मैंने आपको अपने बॉस को बोला, वो बोला कि नहीं योगेश आप ऐसा नहीं कर सकते, अभी आए हो आप आपका कम से कम यहाँ पे 6 महीने रुकना है, और वो सिर्फ दूसरा महीना था। ठीक है, और मैंने बोल दिया, कोई रेजिग्नेशन नहीं, कोई ये नहीं, बोला भी नहीं मैंने, दूसरे दिन से जाना बंद। इतने रेबल बाप रे। नहीं लिटरली, और मैंने दूसरे तीसरे दिन, अब घर पे तो बताना था, ओके, लेकिन लकीली क्या हुआ, इतना ज्यादा लक था उस टाइम मेरा, सेकंड डे मुझे एक कॉल आया लुधियाना पंजाब से, अरीना एनिमेशन से कि यहाँ पर एक ग्राफिक डिजाइन फैकल्टी चाहिए, आपकी शोरील, क्योंकि मैंने वो पोर्टल्स पे डाल के रखी थी अपनी शोरील वगैरह, तो आपकी शोरील हमने देखी, पसंद आई, क्या आप नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन कर सकते हो? बोला सैलरी वो डिस्कस कर ले। तो उन्होंने सीधा डबल ऑफर किया मुझे, तो मैं बोला क्यों नहीं, यहाँ पर अगर सिंगल में काम कर रहा हूँ तो थोड़े दूर जाकर डबल में काम करना है, और क्या। तो उसके बाद मुझे वो जॉब कुछ ज्यादा सेफ लगी, क्योंकि उसमें क्या है ना, टीचिंग में आपको 2 घंटे सिखाना है, उसके बाद आकर अपने डेस्क पर बैठ जाना है, उसके बाद फिर चाहे 2 घंटे का हो, फिर जो 2 घंटे का हो, वो चलता है। लेकिन लगातार जब आप काम कर रहे हो उस टाइम में, उस सिचुएशन में स्ट्रेन पड़ता है, तो स्ट्रेन होता है। तो मैंने बहुत सोचा एंड मेल कर दिया, आई एम कमिंग ऑन दिस डेट, ओके। और बाद में जाके मैंने घर पर फोन किया है कि पापा मेरे को ना वहां पर जॉब लगी। या छोड़ दिया ये नहीं बताया क्या, सीधा जॉब लगी वो बताया? तो ऑब्वियसली कौन बताएगा छोड़ दिया। पहले नहीं बताया, मैंने बताया लेकिन पहले नहीं बताया कि इस बार ड्रामा नहीं मारेंगे, इस बार नहीं। तो मैंने बताया, जैसे ही बताया कि, तो उसमें क्या खराबी है, क्योंकि मेरे पापा का ड्रीम था वो, रामोजी ड्रीम जॉब काइंड ऑफ। हाँ, तो मैं बोला पापा वहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, कहाँ पर है? मतलब पंजाब। अरे यहाँ से नागपुर से हैदराबाद का डिस्टेंस 6 घंटा है, और पंजाब का डिस्टेंस 36 घंटा है, सोचो। बोला मतलब क्या होता है, 6 घंटे दूर रहो या 36 घंटे दूर रहो, एक ही बात है, दूर तो हुई ना, उसमें क्या है। तो बहुत ऐसे काइंड ऑफ ऐसे कोल्ड वॉर चल रहा था हमारा, लिटरली कोल्ड वॉर। मैं वहीं पर हैदराबाद में, बोला मैं एक काम करता हूँ, मैं घर आता हूँ, ठीक है। लिटरली मैंने हैदराबाद का पूरा सामान बटोरा और सीधा घर आ गया, और बोला कि पापा मेरी इस डेट पे ज्वाइनिंग है, मुझे जाना है, ठीक है। और क्योंकि घर का छोटा बेटा था, तो इज लाइक मोर क्यूरियस और मोर क्या प्रोटेक्टिव, कि तेरे को क्या पता है बाहर का, है ना। और वो हर फादर का होता है, वैसे हर मदर फादर दोनों का, तेरे को क्या पता है। तो वो अब उनको भेजना भी है और नहीं भी भेजना है, तो वो इधर उधर कॉल कर रहे, अरे तेरा कोई पंजाब में रहता है क्या, अरे तेरा तो इधर घर आ, तू अच्छा रहता है, अच्छा तू घर आ। तो मेरे साथ किसी थर्ड पर्सन को बिठाया और बोल रहे कि ये उधर जाने वाला है, वो जगह कैसी है। अब वो बंदा पता नहीं कौन से दुनिया का था, बोला नहीं वहाँ पूरे पंजाबी लोग, सिख लोग रहते हैं, पता नहीं उनके पास पूरी तलवार वलवार रहती है। पापा डर गए, ओ भाई यार। बोला पापा ऐसा नहीं होता है, वो क्या कुछ भी बता रहे। तो मेरे पापा डर गए, नहीं जाकर तुमको काट देंगे। तो अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं फिर भी जैसे तैसे उनको मनाया, एंड लिटरली फिर मैंने अपने बॉस से सीधा बात करवाई, होने वाले बॉस मेरे पंजाब, तो उनसे बात कर। हाँ सर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सारे नॉर्मल लोग रहते हैं, सभी सिख एक अलग कम्युनिटी है, जिनके पास वो एक छोटा सा, जिनके 5 वो अमृतधारी जिनको बोलते हैं, उनके पास एक छोटा सा कटैर होता है, तो वो दिल के बहुत साफ होते हैं। ये जो कुछ भी आपने सुना है वो गलत है। तो फिर पापा थोड़ा बहुत ओके। जिस बंदे ने वो बताया कि वहाँ पे वो वहीं पे रहता था ना, पंजाब का ही है ना वो, उसका भाई या कोई कुछ रहता था, पता नहीं वो पंजाब क्या है, गुरु आपकी संगत सही नहीं थी। और लिटरली जब मैं पंजाब गया हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी पहचान वहां से बनी। मैं सही में कहता हूँ कि एक योगी सर जो मुझे बोलते थे, अभी टीचर है वो सिखाता हूँ तो सर ही बोलेंगे, तो वहां से मेरी पहचान बनी। और वहां पर मैं लिटरली 5 साल रुका। 5 साल किसी एक कंपनी में 5 साल काम करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात। तो मैं वहां मतलब इतना अच्छा नेचर उन लोगों का, और प्यार तो मिल ही रहा है, मतलब स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो, आपके ही उम्र के स्टूडेंट्स के सिखा रहे हो लिटरली, तो वो प्यार तो मिलता है, ये दोस्ती वाला प्यार भी मिलता है ना। तो काफी अच्छे स्टूडेंट्स थे, और काफी अच्छे बहुत करीबी भी हो चुके थे, इतने करीबी कि जब मेरी शादी हुई उनको तो 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे मेरे
वो सीधा मतलब 36 घंटे का टूर करके सीधा वहाँ पर आए मेरे मतलब यहाँ पर हाँ। शादी में अटेंड करने के लिए। और जब मैं वापस गया हूँ अपनी वाइफ को लेकर, उसके पहले उन्होंने मेरा घर सजा धजा के रेडी कर दिया लिटरली। ओ भाई मतलब इतना अच्छा वो सफर रहा। और उसी समय मुझे पता नहीं वो सिखाते सिखाते क्या होता था उस टाइम में, जब मैं एनिमेशन सीखा था या ग्राफिक डिजाइन सीखा था, तो मेरे पास ई प्रोजेक्ट्स आते थे, उनमें होता था एनिमेशन और एनिमेशन की स्टोरीज। तो एनिमेशन वाले अलग डिपार्टमेंट था, लेकिन मुझे खास बुलाया जाता था कि सर इसमें आवाज दोगे क्या, मतलब आपकी आवाज अच्छी है, इसमें थोड़ा एक कैरेक्टर है, आप करोगे क्या थोड़ा सा। मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया उसमें। अब मुझे ये समझ में आने लगा कि आवाज तो अच्छी है यार, मतलब हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं इसके बारे में। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया, फैंडअप मतलब वहीं पर रह के फैंडअप करना स्टार्ट किया। और डबिंग से रिलेटेड जितना भी कुछ मतलब अंदर पता नहीं कीड़ा जागने लग गया था, वो उछल कूद कर रहा था। तो जितना मालूमात कर सकूं उस चीज का वो मैं करते गया और जितना करते गया उतने मेरी आंखें खुलती गई कि यार ये मूवी मैंने हिंदी में देखी थी और इसके आर्टिस्ट ये है, अच्छा ये आर्टिस्ट है, अच्छा। तो मेरे पास ना एक डिपार्टमेंट था कि मैं हर सैटरडे को अपने जो स्टूडेंट्स होते थे उनको मूवीज दिखा सकता था। हाँ। तो मैं मूवी दिखाता था और उनको पूछता था बताओ ये आवाज किसकी। और कोई नहीं बता सकता था, लिटरली कोई नहीं बता सकता था। मैं आपको कैसे नहीं पता है यार, पता होनी चाहिए। अगर आप ये मूवी देख रहे हो तो यू शुड नो कि इस बंदे के पीछे, इस कैरेक्टर के पीछे आवाज किसकी है। तो मैं वहां पर वो अपना ज्ञान लिटरली। तो उस समय मुझे ये लगा कि अगर साला मैं डबिंग इंडस्ट्री में जाऊंगा अगर कर, तो लोग तो मुझे भी नहीं पहचानेंगे। मैं तो सिर्फ काम करते रह जाऊंगा। तो वो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गया यार, ये तो गलत बात है। और उस समय जन्म हुआ टैलेंट तड़का का। ओके। हाँ, और मैंने वो डबिंग मतलब मेरे डबिंग आर्टिस्ट बनने का छोड़कर मैंने लोगों जो लोग डबिंग करते हैं उनको पहले लाना स्टार्ट कर दिया कि अगर मैं इनको लाऊं तो लोग पहचानने लगेंगे, डबिंग इंडस्ट्री थोड़ी आगे जाएंगी और बाद में मैं चला जाऊं शायद। तो ये सोच कर मैंने वो चैनल स्टार्ट किया और चैनल इतना ज्यादा ग्रो किया, मतलब आप यकीन नहीं करोगे यार। एक महीने में मेरे जब मैंने स्टार्ट किया था ऐसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। बोला ये कैसे। फिर एक वीडियो डाला, वो वायरल हो गया एकदम, 5 मिलियन व्यूज आ गए थे उस पे। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप? ईयर कुछ आपको अंदाजा है? ये तो 2015-16 की बात होगी। बाप रे। ओके। पीएम दिस इज लाइक प्री जियो एरा। हां, जियो से जियो से थोड़ा सा पहले हाँ, तो जियो से पहले 5 मिलियन इज ह्यूज। हाँ, ह्यूज। और लिटरली मैं आपको बताऊं कि उस टाइम में ये मोनेटाइजेशन वगैरह मुझे नहीं पता था। मैं सीरियसली बोल 1-2 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मुझे जाकर पता चला कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तब जाके मैंने मोनेटाइजेशन होता था। लोग बता छुपाए रहते थे YouTube पे कि मोनेटाइजेशन। सुनो, मैंने 2016 के एंड में ट्राई किया था। तो उस टाइम पे मोनेटाइजेशन का रूल कैसा था कि कुछ नहीं था, तुम एक वीडियो डालो, अप्लाई मारो, अप्रूव हो जाएगा। मैंने आपको बताया, व्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं, सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट नहीं। और उस टाइम पे एड रेट्स भी बढ़िया थे। बहुत अच्छा। अरे मैं बताता हूँ ना, मेरा फर्स्ट पेमेंट YouTube से जो मतलब बिना कुछ किए बिना कुछ तामझाम किए 2 या 3 वीडियो डाले थे मैंने, और फर्स्ट पेमेंट आया था मुझे। फर्स्ट पेमेंट वो भी पहले 2015-16 की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं बोला ये तो साला मेरे को जॉब से ज्यादा दे रहा है। क्या हम नौकरी छोड़ने का टाइम आ गया। एंड उस टाइम में मेरे को स्ट्राइक किया, ये तो अच्छी बात है, थोड़ा और चला के देखते हैं इसको। मैंने क्या किया मैंने एक रैंडम वीडियो बनाया। और वो रैंडम वीडियो क्या था मैं बता रहा हूँ। मेरे घर के बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और कंस्ट्रक्शन में एक बंदा ना ईंटें उठा के अपने पूरा सर पर ईंटें उठा के उसने 35 ईंटें उठाई थी पूरी। मैं वो रिकॉर्ड किया और इंटरनेट पर अपने डाल दिया, नंबर्स थोड़ा एडिट करके 1 2 3 4 5 6 ऐसा डाल के, ताकि वो कंटिन्यूटी बनी रहे, लोग देखे कितना उठा रहे। तो मैंने डालने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, दैट वाज द फर्स्ट वीडियो जो मेरे चैनल टैलेंट तड़का पर ट्रेंडिंग पर गया था। YouTube उस टाइम के YouTube ट्रेंडिंग पे भाई ट्रेंडिंग नंबर 4 तक गया था। बोला ये क्या हो रहा है। वो मेरा इतना लक चल रहा था उस टाइम में, कुछ भी डालो कुछ भी चल रहा था। लेकिन लेटर ऑन मुझे पता चला कि नहीं, यू हैव टू स्टिक विथ वन कंटेंट, वन काइंड ऑफ अ कंटेंट। तो फिर डबिंग जो है वही चूज किया, और जो भी वॉइस आर्टिस्ट होते थे फिल्मों के पीछे, कार्टून्स के पीछे, उनको दिखाना स्टार्ट किया। मैं सामने नहीं आता था उस टाइम में, सिर्फ वीडियोस ऐसा कंपाइल किया, डाल दिया, चलते रहे।
लिटरली मैं किसी और का वीडियो उठा लेता था क्योंकि रूल्स का पता नहीं था अपने को, और उस टाइम में उतना हार्श भी नहीं था कुछ। हाँ, तो डालते रहा। अचानक से 2019 में, मतलब मैंने जॉब छोड़ी 2017 में, हाँ, कि मुझे पता चला 2016-17 तक मैंने वो चलाया अच्छे से, और जब मुझे पता चला कि यू कैन अर्न रियली वेल, तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी जगह जाके, ये तो घर बैठे हो सकता है, क्यों ना अपनी जगह जाकर काम करूं, ठीक है। और तो 2017 में, हाँ, तो मैं घर गया, मतलब नागपुर आया, 1 महीना टोटल ब्रेक ले लिया, प्योर ब्रेक, मतलब यूट्यूब से वगैरह सब ब्रेक, सब ब्रेक, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्रेक लिया, इधर उधर घूमा। टॉक अबाउट प्रिविलेज, क्या टॉक अबाउट प्रिविलेज, मतलब आज के टाइम पे सोच के देखो तुम 1 महीना ब्रेक ले रहे हो यूट्यूब से, बाप रे। अभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी मैं यार अभी गोवा गया था, गोवा जाने का मैं 7 दिन का ब्रेक लिया था, 7 या 8 दिन का ब्रेक लिया था, और मैंने कुछ भी नहीं किया था यूट्यूब पर। उस टाइम में ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आ गया था। तो बाद में जब मैंने वीडियोस डाले तो मैंने अपने व्यूज के काउंटेबिलिटी में थोड़ा सा वो देखा कि थोड़े लेस हो चुके हैं, या पता नहीं कहाँ चले गए मेरे सब्सक्राइबर, फ्लक्चुएशन हो गया, वो पता नहीं हो गया था। लेकिन अभी चलो, अभी ठीक है। तो वो उस टाइम में वो चीज नहीं थी, लेकिन एक बात पता चल चुकी थी मुझे कि मुझे अपना रिसर्च अच्छे से करना है और वीडियोस बनाते रहना है। तो जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाते गया, अब क्योंकि मैं सामने नहीं आता था और किसी को लिटरली पता नहीं था कि कौन टैलेंट चला रहा है, वीडियोस कौन बना रहा है भाई, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, 2019 की बात है, YouTube के रूल्स चेंज हो गए, और जैसे चेंज हुए मेरा चैनल बंद हो गया। मुझे मैसेज आया कि क्या था वो, रिपीटेटिव कंटेंट या मतलब दूसरे का, वही, नहीं बना सकते, आप वीडियोस नहीं डाल सकते। तो उस टाइम 3-4 महीने मेरा मोनेटाइजेशन ही बंद था। मैं लिटरली कुछ अलग अलग करने की सोच रहा हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ यार। मैंने ये मेरे को याद आया वो जो रूल था ना, यूट्यूब ने कुछ ऐसा निकाला था कि अगर जैसे बहुत लोग क्या करते थे, सिर्फ फोटोज वगैरह एनिमेट करके, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह डाल के वीडियो बना रहे सिर्फ, तो वही वो बोल रहे थे कि अगर तुम अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो या खुद से कुछ नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, वॉइस ओवर नहीं होता, या तो वो चलता था यूट्यूब का, वो चला था उस टाइम पे ब्रॉडकास्ट जो से, वही। तो उस टाइम मैंने लिटरली अपने चैनल के 42 या 52 वीडियोस मेरे डिलीट कर दिए थे सीधा सारे के सारे। और बाद में एक थोड़ा स्ट्रैटेजी प्लान करके प्रॉपरली कि क्या ऐसे करना है आपको स्टार्टिंग में कि आपके व्यूज भी धड़ाधड़ है, और क्योंकि एकदम ऐसे नहीं है ना, एकदम आपने डिलीट कर दिया सारा का सारा कंटेंट, तो ऐसा एक कंटेंट चाहिए होगा आपको कि लोग देखे और पूरा देखे अच्छे से। तो मैंने थोड़ा नोटिस किया कि अगर आप टॉप 10, टॉप 30, टॉप ऐसे कुछ डालते हो तो कंटिन्यूटी बनी रहती है और वॉच टाइम पूरा होता है और लोग देखते हैं। तो मैंने डाला था टॉप 50 डबिंग आर्टिस्ट बॉलीवुड के, जो बॉलीवुड के लोगों ने जिन मूवीज में अपना आवाज दिया है, वो वीडियो डाला था जो डीमोनेटाइज था, जो मोनेटाइजेशन उसका ऑन नहीं था क्योंकि बंद हो गया था। मैंने, क्योंकि मुझे रीअप्लाई करना था, तो मैंने सारे जो 42 वीडियोस तो मैंने डिलीट किए और अपना एक फ्रेश वीडियो डाला सामने आकर। और उस टाइम में मैंने बोला था, वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात अब बार होगी। तो उस टाइम में वो डायलॉग आया और वो डायलॉग भी कंटिन्यू रहा और मेरा फेस कैम भी कंटिन्यू रहा। और दूसरे महीने में मतलब वीडियोस बनाते रहा मैं, क्योंकि 1 महीना लग जाता है ना पूरा। और अब मतलब काम भी यही था ना, टीचिंग वगैरह का भी आपने, हाँ, क्योंकि यही था जो कुछ भी था करना था अपने को, क्योंकि घर सब छोड़ छाड़ के चले गए। ओके, भाई ने लिटरली मेरे को बोल दिया, यार तू एक काम कर, मेरे कंपनी में आ, वहाँ पर सीनियर ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी है, करेगा? बोला नहीं भाई, यही करेगा, इधर ही ठीक है। तो मैंने वही चुना और लिटरली जिस महीने के जिस तारीख पर मेरा वो मैसेज आया मुझे, मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, ऑन हो चुका है, मैं जैसे ही वो मैसेज देखा मैं वो फीलिंग कैसे वो लगान का हम जीत गए क्या, ऐसा हम जीत गए। मैं लिटरली उठा, मतलब ऊपर मैंने एक रूम बनाई थी अपने लिए, उठा वहां से दौड़ते नीचे गया और जो मंदिर होता है ना भगवान का, मैं जाके लेट गया। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ये चीज, मैं लेट गया जाकर, मेरे आंख में आंसू थे एंड आई वाज लाइक थैंक यू भगवान, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। आज से सारे गलत काम छोड़ देता हूँ मैं, सारे पाप दो अब से कुछ नहीं होगा,
हिसाब से कोई गलती नहीं। तो बीच बीच में अब उसके बीच में क्या हुआ, जैसे मैंने अभी फेस कैम स्टार्ट कर दिया, और जैसे फेस कैम स्टार्ट कर दिया सबको पता चल गया कि ये है इंसान, ये है वो बंदा जो करता था। और मुझे लिटरली बहुत सारे आर्टिस्ट के मैसेजेस आने लगे फेसबुक पर कि यार आप हो, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, ये कंटिन्यू करो, क्योंकि आपकी वजह से हमें पता भी नहीं था और आपकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है। और मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा कि कोई मुझे कांटेक्ट करेगा लाइक दैट। मैं तो जस्ट किसी का नाम सर्च कर दिया, ओके चेतन शशिस्थल जी, इसके ऊपर सर्च करो ने क्या क्या किया है, ओके उसका डेटा बनाओ, लगा दो, ओके ऐसा काम था। तो अभी क्या हुआ, जैसे मेरा कनेक्शन बन गया, एक दो उनके इवेंट्स में गया, उनसे पर्सनली बात हुई, एंड फर्स्ट लाइव डबिंग वीडियो मैंने बनाया संकेत म्हात्रे जी के साथ। हाँ, फर्स्ट लाइव वीडियो, फिर सीधे लेजेंड, दिल लेजेंड, सीधा वही करते हैं ना। अगर आपको अपने चैनल को डायरेक्ट ग्रो करना है तो वही होता है। तो संकेत म्हात्रे, देन सोनल कौशल, देन राजेश कावा, देन राजेश खट्टर की आयरन मैन वॉइस, बिग गन, सीधा बिग गन निकाले आपने। बिग गन्स, ऑल द बिग गन्स। यस, और राजेश खट्टर जी का ऐसा था ना कि ऐसा नहीं बोल सकते आप सर क्या आप मुझे वीडियो भेजोगे, ऐसा नहीं बोल सकते। तो मुझे पर्सनली उनके पास जाना पड़ा। मेरी बात हुई उनसे पहले फोन पर, तो इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि आप जब भी आओगे मुझे बता दे। इंसान मान तो गया है, ठीक है। तो मैंने लिटरली प्लान किया प्रॉपर, एक नहीं 2-3 इंटरव्यूज प्लान कर लिए और मैं चला गया। मैंने प्लान किया उनका, राजेश खट्टर जी का, और साथ में आपको बता दूं जो बैटमैन आया था फर्स्ट ट्रायलॉजी वाला, जिसमें जोकर था, जोकर की वॉइस जिन्होंने दी थी, हाँ, तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया सीधा। और उस टाइम में मैं आपको एक बात बता दूं, उस टाइम में इंडिया वॉइस फेस्ट नाम से एक इवेंट चल रहा था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था एज अ क्या था वो, फ्रेशर वॉइस टैलेंट ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे ऑलमोस्ट 500 लोग आए थे, और जितने भी मैं जा रहा था सब मुझे, मतलब ऑलमोस्ट बहुत से लोग मुझे ये बोल रहे थे कि सर आप यहाँ पर क्या भाई सर पहली बार रिकग्निशन वाला, आपकी वजह से आए हम यहाँ पर, क्या बात कर रहे हो, मैं तो खुद के लिए आया हूँ। लिटरली ऐसा बोलता था। तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था एक्चुअली, ओके। और पार्टिसिपेट करने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, आई वाज द विनर। उसमें विनर हो चुका था, एंड फिर से रिकग्निशन मिल गया कि हाँ ये बंदा विन हो चुका है। और जब मैंने, और उसके सेकंड डे मैंने राजेश खट्टर जी का इंटरव्यू प्लान किया हुआ था। अब उनका फोन आया कि तुम कितने बजे करना चाहते हो सर, इतने बजे है। आपको एक बात और भी बतानी है कि मैंने, हाँ, वॉइस टैलेंट हंट करके था, वो जीता। क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ सर। अरे यार तुमसे तो मिलना पड़ेगा। क्योंकि सर मैं खुद बेकरार हूँ आपसे मिलने के लिए। तो गया, उनसे हुआ सब कुछ, वो सब किया, और लिटरली मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर गया था। मतलब टोकन होता है ना एक गिफ्ट कि ये हो जाए तो उनको दे दूंगा। लेकिन उस इंसान का ऑरा इतना गजब का था। वो आए, कार से उतरे, मैं ऐसे देख रहा हूँ वो आ रहे, उन्होंने कर दिया, वो चले गए, मैं देखती रह गया। बाद में याद आ रहे गिफ्ट वो तो रह गया। तो मैंने फटाक से उनको कॉल किया, सर आप चले गए क्या? बोले हाँ मैं तो चला गया। क्या हुआ? सर मैंने आपके लिए गिफ्ट लाया था। एक चाय तक तो नहीं पूछी बोले तुमने। सर आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अरे यार मैंने, उन्होंने मजाक में ही कहा था, लेकिन आई एम सो सॉरी। आप आए, कैसे आए, कब आए, क्या बातें हुई, मुझे कुछ अभी ध्यान में नहीं, सारा ब्लैकआउट हो गया है। ब्लैकआउट हो गया था। आई एम सो सॉरी, मुझे प्लीज आपका एड्रेस दीजिए, मैं आपके घर आना चाहता हूँ। तो आयरन मैन के सीधा मुझे एड्रेस दिया। मैं सेकंड डे अपने 2-3 दोस्तों के साथ उनके यहाँ गया। वो 2-3 दोस्त भी बोल रहे थे यार ले जा। बोला चल। तो गया मैं उनके यहाँ, उनके यहाँ जाकर मैंने वो गिफ्ट उनके हाथ में थमाया था। वो आज भी स्टोरी है मेरे इंस्टाग्राम पर कहीं पर। तो वो दिया था और वो गजब का था वो इंसिडेंट। उसके बाद वहीं पर जब मैं था तो मुझे एक मतलब एक ऑफर मिला। ऑफर इन द सेंस, एक फ्रेंड का कॉल आया कि यहाँ एक डबिंग आर्टिस्ट की जरूरत है। एक क्या सीरीज थी वो, साउथ की कोई सीरीज थी जो यूट्यूब पर है, मैं नाम भूल गया। वेब सीरीज या मूवी सीरीज? वेब सीरीज है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर कभी याद आए तो मैं बताऊंगा। विश यू हैप्पी ब्रेकअप इस नाम से है। उसमें ना 5वें या चौथे एपिसोड में बाला नाम का कोई कैरेक्टर है, तो उसमें मुझे डबिंग करने का चांस मिला। मैं गया वहाँ पे, डबिंग किया अच्छे से प्रॉपर्ली। तो दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट डब जो मैंने किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए किया हो। तो लोगों को ये भी बता दूं कि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप एक डबिंग आर्टिस्ट हो। मैं नहीं हूँ।
मैंने नहीं किया है। हाँ, मैंने ऑडियो बुक्स बहुत सारी डब की है, मैंने ई बुक्स, ई लर्निंग वाला मटेरियल काफ़ी सारा डब किया है, डब इन द सेंस रिकॉर्ड किया है, तो वो है। तो ये बेसिकली एक जर्नी थी मेरी टैलेंट तड़का की, या कहे एक डबिंग आर्टिस्ट से मिलने जुलने की। आज इतने सारे कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास, और इतने सारे लोगों से बात करता हूँ, मुझे खुद हैरानी होती है कि यार ये कैसे। अभी रिसेंटली मैंने उनसे बात की जो उन्होंने तो लीक किया था जब ट्रेलर आने वाला था, कब आ रहा है, स्क्रीन रैड ने कवर कर लिया था, स्टोरी डाली है डबिंग आर्टिस्ट ने। पर मतलब वो भाई, वो बंदे की पर्सनालिटी बहुत बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी। उनका मैंने उनको मैसेज किया, उनका मुझे मैसेज आया कि हाँ हम करते हैं। बायफ्रॉस्ट भेजो क्या, बायफ्रॉस्ट? बहुत लाइक यार थॉर बात कर रहा है क्या तुझसे, मतलब भाई। हाँ वो थोड़ा अजीब फीलिंग होती है ना, जैसे तो फिर क्या है, कैसा, मतलब उनके साथ कैसा रहा? सही है यार। उनके साथ मैंने अभी बात की है, एंड बहुत जल्द उनके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू आने वाला है दोस्तों। बढ़िया, Stay tuned। यानी कि मतलब अगर कभी हमारा YouTube से पता कट गया तो फिर योगी जी को कहो सर मालूम है किधर जाना है अपने को, कुछ देख लो भाई सर, गरीब का देख लो यार। मेरा खुद का कुछ हो जाए। अच्छा ऐसा क्या लगता है कि ऐसे जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं डबिंग में, वो मतलब क्या डबिंग सच में बहुत मुश्किल है कि प्रैक्टिस से देखो हर कोई ये सोचता है कि मैं कर मेरी लूंगा, आवाज भारी होनी चाहिए। नहीं, मेरी आवाज भारी होनी चाहिए तभी मैं एक डबिंग आर्टिस्ट बन सकता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे मूवीज देखते हैं जिसमें पतले आवाज की भी जरूरत पड़ती है, मोटे आवाज की भी जरूरत पड़ती है, एक ऐसे सब हाँ, सारे होते हैं। और हम में खुद देख लो ना यार, मेरी आवाज अगर थोड़ी भारी है तो अपने पीजे की आवाज थोड़ी हस्की सी है, एंड जान दो तारीफ नहीं करनी। हस्की मतलब क्या है, मेरे को सुनना है। सेक्सी आवाज तुम्हारी, सेक्सी आवाज, सेक्सी। पीजे नाचो इसको रिपीट पे अब तुम गाना लगाओ, अब तुम वो गाना लगाओ, गगन क्या अब बिरगा बरगा ऐसा कुछ लगाओ। ये थंबनेल डाल देना यार। पीजे की आवाज सेक्सी है। फाइनली इतने सारों से इरोटिक कंटेंट देख के आज मैं पहुंच पाया। पीजे एक बार ओनीचा बोलो ना। नहीं तो कहाँ पर थे हम? नहीं, पर मैं एक चीज इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये भी है, जो मुझे ऐसा लगता है जैसे जो चीज जो, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्लैमराइज्ड इंडस्ट्री नहीं है, येट अभी पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा लोग हैं जो इसकी तरफ अब अट्रैक्ट हो रहे। तो जो सबसे मेन चीज आती है कि मतलब अगर मतलब इसमें आप कंफर्टेबल हो तो ही बताना कि ये मतलब फाइनेंशियली कितना ज्यादा इंसान को प्रोवाइड कर सकता है। ये एक्चुअली एक रियलिटी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, मतलब वॉइसिंग फील्ड में या डबिंग की फील्ड में आप आना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं देखो, किसी भी जॉब में अगर आप जॉब भी करो तो एक फ्रेशर नाम का एक धब्बा होता है जो आपको मेहनत करके हटाना है। किसी भी जॉब में हो गया, चाहे इवन आप YouTube का चैनल क्यों नहीं ओपन करते, जीरो से स्टार्ट करना है। और डबिंग फील्ड का जीरो होता है क्राउड डबिंग। अब क्राउड डबिंग क्या, जैसे आप मूवी के कुछ सीन देखते हो, बहुत सारा क्राउड जमा है और वो एक दूसरे से बातें कर रहा है, बीच में मेन कैरेक्टर बात कर रहा है लेकिन पीछे से वो मतलब एम्बियंट साउंड यूज करते हैं ना वो लोग, की बैकग्राउंड में चल रहा है तो वो चल रहा है दूर में ऐसा। हाँ, उसके लिए ओके। तो वो आवाजें रिकॉर्ड करना, दैट इज अ क्राउड डबिंग, जिसमें आपको आना है। और ये ऐसा 1 2 4 5 महीने करने के बाद आपकी आवाज अगर जो डायरेक्टर बैठे हैं वहाँ पे डबिंग किसी ने नोटिस करी, हाँ नोटिस करी कि ये बंदा है जो वन लाइनर या किसी दूसरे मतलब एक सेकंड लीड कैरेक्टर होता है, अगर उसको दे सकता है, ये है, तो वो बुलाते हैं और उनसे डबिंग, मतलब पहले तो ऑडिशन होती है और हर किसी की ऑडिशन होती है, इसकी आवाज इस कैरेक्टर पर जाएगी भी कि नहीं, ठीक है। तो जो ऑलरेडी कुछ कैरेक्टर हो चुके हैं, जैसे अगर मैं बैटमैन की आवाज कहूँ, ठीक है, पुराने वाले बैटमैन, तो अगर उस पे हो चुकी है किसी की, तो उसका ऑडिशन नहीं होगा सेकंड पार्ट के लिए, उसको डायरेक्टली बुलाया जाएगा, ऑब्वियस है। तो जो अगर नए बंदे जा रहे हैं तो उनको हर बार ऑडिशन देनी पड़ती है हर कैरेक्टर के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप अच्छे खासे जम गए, मैं आपको पहले जो अपने फाइनेंशियल बात पूछी थी वो पहले क्लियर कर दूं कि जो क्राउड डबिंग आर्टिस्ट होती है ना, उनको पूरा दिन बैठे रहना पड़ता, लिटरली
पूरा दिन, और पूरे दिन के बहुत हो गए उनको 500 रुपए में, सीरियस, यस। और अगर आप इवन 1 लाइन 2 लाइन भी करते हो बीच छोटे मोटे कैरेक्टर की, तो भी आपको 500 या 1000 रुपए मैक्स हो गए। 1000 बहुत बोल दिया मैंने, इतने मिलते हैं। बट अगर हम थोड़ा आगे जाए, अगर हम लीड की बात करें, एक लीड कैरेक्टर है किसी भी, तो उनकी स्टार्टिंग 50,000 से ऊपर है। अच्छा, मतलब पूरी मूवी के पूरी लिए। मूवी के लिए पूरी एपिसोड वाला किस्सा ही अलग है। उनको हर एपिसोड, जैसे अभी अगर हम मार्वल, कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल मिस मार्वल बात करें, अगर उसमें 6 एपिसोड है और 6 एपिसोड में मिस मार्वल है, ठीक है, उसको डब करना है, वो लीड कैरेक्टर है उसकी, तो उनको एपिसोड वाइज, अब उनको कितना मिला होगा वो मुझे नहीं पता, एक आंकड़ा मैं बता ये जनरलाइज मतलब बता रहे कि तुम ये मत सोच लेना कि मिस मार्वल वाली को इतना मिला है। 10,000, 20,000, 30,000, ये डिपेंड करता है कि वो जो उस आवाज के लिए सिलेक्ट हुई है, उस कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट हुई है, वो कितने पानी में है, इन द सेंस एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है ना, जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं ना लोग डबिंग इंडस्ट्री में, वो दिशा अपनी चेंज कर लेते हैं और वो चले जाते हैं एड वॉइसेस में। हाँ मतलब बहुत, That is another- that is completely different तुम भी ballgame. नोटिस करना, बहुत बार है ना, कोई बड़ा स्टार दिखता है लेकिन उसकी आवाज नहीं होती वहाँ पे, किसी दूसरे की आवाज होती है, तो वो डब हो गया। हाँ, और नॉर्मली जो अभी नए नए फिल्म्स या सीरीज आ रही है, उसमें नए नए कास्टिंग हो रहे हैं, जो मैंने अभी नोटिस किया है। इवन मिस मार्वल के लिए भी, और उसके पहले मून नाइट वगैरह भी हो गया ना, उसके लिए भी नया ही किया होगा, उसमें भी नया ही है। ऐसा समझ लो कि अगर आपको इस फील्ड में आकर डबिंग करनी है, तो सबसे पहले तो सीखना बहुत जरूरी है। वो तो है। सीखना इन द सेंस, हर कोई ये समझता है कि मैं तो कर सकता हूँ, क्या है, 2 लाइन तो बोलना है मेरे को, तो लाइन तो बोलना है भाई, वो क्या है? कहते, और वो जो डायरेक्टर होगा कि तेरे को रोड से उठा के स्टार बनाएगा मैं। लेकिन द इशू इज, हर किसी की आवाज ठीक हो सकती है, लेकिन जो डिक्शन होता है, वही प्रोनाउंसिएशन, वॉइस मॉड्यूलेशन भी हो जाता है ना थोड़ा, मॉड्यूलेट भी कर सकते हैं अगर, तो अच्छी बात है। और अगर आपकी डिक्शन भी अच्छे है, भाषा साफ है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसमें इमोशन ही नहीं डाल पा रहे हो, एग्जैक्टली, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप जा ही नहीं सकते dubbing field में। तो आपको इमोशन वो मैं देखता हूँ, मैं अपनी वीडियो में भी देखता हूँ कि साला मैं बोल तो रहा हूँ टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन तो दे भाई। नहीं, एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। स्पेशली तब जब आपकी शक्ल सामने ना हो, हाँ, सिर्फ वॉइस से आपको करना। बिल्कुल, और दैट इज कॉल्ड एज वॉइस एक्टिंग। यस एग्जैक्टली, एक्टिंग करनी है लेकिन अपने वॉइस से पूरी। क्योंकि अगर आप साउथ की कोई मूवी देख लो, बाहुबली देख लो, ओके, तो बाहुबली के पीछे तो चलो शरद केड़कर जी थे, हाँ, उनसे भी बात की थी मैंने एक्चुअली, और उस टाइम में कोविड में था तो जा ही नहीं पाया। अनदर लेजेंड। यार हाँ, मतलब नहीं, फिक्स हो गया था, इंटरव्यू फिक्स हो गया था, लेकिन कोविड में था, मैं जा नहीं पाया। उसके बाद जब मैंने उसे कांटेक्ट किया तो वो किसी सीरीज या फिल्म में थे, तो जाओ। और ऊपर और एक बात सुनो, जावेद जाफरी सर से बात की है। ओह, ताकिशिस कैसल। हाँ, अरे उनसे पर्सनली मिला भी हूँ, तो हाँ, तो कहा था मैं, पैसों में पीछे पूछ रहा है, पैसों में पैसे तो बता दिए थे, वॉइस एक्टिंग अच्छा, का ये बता देते हैं। अच्छा, मैं बता, वो डिपेंड करता है क्या कि मान लो सीरीज की पॉपुलैरिटी, मूवी सीरीज की पॉपुलैरिटी पे भी डिपेंड करता होगा ना। जैसे अगर कोई रीजनल मान लो अम्ब्रेला एकेडमी उतना पॉपुलर नहीं है, मूवी हो गई वर्सेस मार्वल मूवी, तो उसमें भी पे स्केल डिफरेंट। पॉपुलैरिटी यहाँ पर मायने रखती ही नहीं। अच्छा, ओके, शो की नहीं मायने रखती, इसका तय है। और हाँ, ये डिपेंड करता है कि कौन सा चैनल दे रहा है, कौन सा स्टूडियो दे रहा है। नेटफ्लिक्स है क्या, अच्छा है, माल बहुत अच्छा देता है माल नेटफ्लिक्स। अच्छा, ओके, नाइस। और तो हाँ, नेटफ्लिक्स अच्छा पैसा देता है, और कुछ सिलेक्टिव स्टूडियोज, ओके, और कुछ सिलेक्टिव स्टूडियोज भी अच्छे खासे पैसे देते हैं। लेकिन तो मैं बताऊं, नेटफ्लिक्स देखो, तो नेटफ्लिक्स लव यू फॉरएवर हमेशा। स्ट्रेंजर थिंग्स का अच्छा बोला आपने। और एक और चीज, और एक और अंदरूनी चीज है, ये चाहे तुम रख लो, अगर ये लोग किसी मतलब डबिंग आर्टिस्ट को छोड़कर किसी एक एक्टर को अगर लाते हैं डबिंग करवाने के लिए, तो डबिंग आर्टिस्ट को जितना पैसा मिलता है ना, उसका 100x उसको मिलता है। वो तो है, ठीक है, that is obvious, that is okay, but इसको 10x तो दे दो भाई। हाँ, सही है। हाँ, मतलब क्या वो करना अच्छा, नहीं कर रहा, वो क्या लग, वो एक्चुअली अच्छा करता है उससे।
हाँ हाँ वे जैसे all इसका मैं know, एग्जांपल दे हम सकता सब हूँ। जानते हैं कि किसकी बात हो इसका रही है मैं इधर। एग्जांपल दे सकता हूँ। अब स्पाइडरमैन की मूवी आई थी ना यार, होम कमिंग में डब मारा था, होम कमिंग के लिए डब मारा था टाइगर श्रॉफ ने, टाइगर तो उनको तो अरे डेडपूल का हाँ, डेडपूल का मैं बोलने वाला था कि एक्चुअली बात डेडपूल की कर रहा था मैं। कार्ड हुआ है भाई आपको यकीन नहीं होगा, जब मैंने वो वीडियो बनाया था, जब पहला वीडियो बनाया था डबिंग आर्टिस्ट ऑफ डेडपूल जिसमें संकेत मात्रे थे, और उसके नेक्स्ट जब मतलब तब संकेत मात्रे ये नाम काफी लोगों तक पहुंच चुका था और फेमस हो चुका था, और जब सेकंड पार्ट आया और उसमें आवाज सुनी, सबने ये फिर से रिसर्च करना स्टार्ट किया कि इसका पहला आवाज कौन था, हाँ वो ज्यादा अच्छा हाँ। था, वो तो ज्यादा मेरे ख्याल से फिर हुआ था क्या डब, रीडब हुआ था क्या? नहीं हुआ। रीडअप नहीं हुआ, ये रीडअप नहीं। यार, लेकिन पता है एक्चुअली मैंने में एक्चुअली देखो होना चाहिए था। मतलब ऐसे ही रीडअप करवाया मैंने एक छोटे से पार्ट के लिए अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर हाँ वो देखा था, मैंने देखा था, बहुत स्वीट था, हाँ, बहुत तो स्वीट। मैंने रीडअप एक्चुअली फैन के डिमांड को रखते हुए एक छोटा सा क्लिप डाल दिया था जिसमें भुवन बाम ने भी डब किया था, ठीक है, तो वो ड्राइवर का कैरेक्टर, हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअल मूवी की अच्छा, मूवी के दोपिंदर। लिए किया था दोपिंदर, उन्होंने, दोपिंदर। मतलब पार्ट 2 की मूवी के लिए किया था। हाँ मूवी के लिए। वही। तो मैंने दोनों आर्टिस्ट से, जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है उनसे कांटेक्ट किया और दे वर रेडी कि हाँ करते हैं, अच्छा है चलो करते हैं, तो उन्होंने कराया और वो मैंने अपनी क्लिप डाली थी, और लिटरली इंस्टाग्राम का मेरा मैसेज कमेंट, अरे ये कहाँ पर है, ये किधर है, ये लिंक किधर है, ये चाहिए हमको, और मेरे इंस्टाग्राम में मैसेजेस आ रहे हैं, सर वो लिंक तो भेज दो हमें, आपके पास है तो। हाँ मतलब मैंने वो फैन राज करवाया था, ऐसे राज समझ कुंद्रा से पहले वाले राज कुंद्रा पता आप है- थे। एक बार बताए जब मेरे पास जब मैंने शायद मॉर्टल कॉम्बैट 1 देखी थी, हाँ जो शुरू में, उस मूवी की 2 हिंदी डबिंग थी। हाँ अभी भी शायद इंटरनेट पे खोजोगे अपने ऐसे तुम दोस्तों देखने के जाओगे पास ना, से। तो मतलब मेरे ख्याल तो से तुमको हाँ, एक तो जैसे कि तुमको लगता है पुरानी आवाज जो थोड़ा सा अलग, जो किरकिरी टाइप उसमें आती है, और जो दूसरी नई डबिंग हुई थी मॉर्टल कॉम्बैट की, वो थोड़ा सा और क्लियर थी। तो मैं सोचा कि अगर ये हो सकता है तो डेडपूल का भी हो सकता है। ऐसा है ना शायद, नहीं करेंगे। ये है ना शायद मनी हाँ। हाइस्ट के साथ हुआ था कि उसका पहले जो इंग्लिश डब था वो एकदम ही शायद कचरा था, और उसके बाद जब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया तो उन्होंने शायद फिर से रीडअप किया उसको पहले के सीजन। इंग्लिश का तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन क्योंकि जब से मैं डबिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, तब से मैंने इंग्लिश में मूवीज देखना बंद ही कर दिया था। हाँ लिटरली जो भी डब, मूवीज हाँ। है वो मैं हिंदी में ही देखता था, क्योंकि कौन है? कंटेंट बनता हाँ, था हाँ। उससे। हाँ, और नहीं, वही आप लोग content। मानोगे नहीं, पता नहीं, जब भी कोई मूवी में थिएटर में देखने जाता था अभी भी, तो मैं लास्ट तक रुकता हूँ, एकदम अकेला बंदा लास्ट तक, क्रेडिट्स आते हैं लास्ट। हाँ। और कौन Dubbing था, credits आते हैं। कौन था, हाँ बताओ। सब लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, कौन है वो? अब हाँ कंटेंट सही है कंटेंट के लिए कुछ भी। मैं तो करना पड़ता। मैं जानना चाहता हूँ, वो मून नाइट का भी नहीं डाला है ना आपने? नहीं डाला अभी, देखो नहीं टैलेंट हाँ। तड़का पर अभी पिछले मुझे लगता है 8-9 महीने से, या आई थिंक 1 साल हो चुका है, कंटेंट की बहुत कमी है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं यहाँ पर नहीं करूंगा शेयर। अच्छा। वो पर्सनली मैं कभी पर्सनली ओके। टैलेंट तड़का पर ही या योगी बोलता है पर कभी बोलूंगा इसके बारे में, क्योंकि मतलब हम लोग थोड़ा ऐसे डार्क साइड की बात कर रहे हैं क्या, थोड़ा ऐसे ग्रे it's a dark side, ग्रे it's a एरिया। total dark ओके side। ओके ओके, मतलब मैं सोच रहा था कि योगी बोलता है के कारण शायद रह गया होगा, लेकिन नहीं, योगी बोलता है तो टैलेंट तड़का बंद होने के कारण ओपन हुआ। ओ सही है यार, ओ इसका भी सही रीजन है। था। सही है। बंद एक्चुअली वो तो मेरे पे डिपेंड करता हाँ। है एक्चुअली टोटली, हाँ। कि उसको बंद, चलाना है, हाँ, नहीं चलाना, वही। ठीक है। Hiatus लेकिन बोलते हैं again उसको। वो रिबल वाली बात आती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात जब आ जाती है ना, तो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट को जल्दी चुनता हूँ। हाँ ओके। तो कहीं ना कहीं पे वो बात थी, हाँ। तो इसलिए थोड़ा उसे साइड में कर दिया, लेकिन अभी भी वो मेरा प्यारा बच्चा है टैलेंट तड़का, उसको संभाल के फर्स्ट चाइल्ड मतलब बोलते हैं ना कि कितना भी वो हो जाए वो रहता ही है। हाँ वो रहेगा, हमेशा रहेगा। मे भी हो सकता है कुछ महीने बाद या कुछ, अगर मेरा दिमाग घूम जाए और कुछ अच्छा हो तो लेट्स सी, मैं करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस पे नहीं बनाया, बहुत सारे कंटेंट पे नहीं बनाया। मून नाइट आया, KGF आया, पुष्पा आई, कितना सारा अच्छा कंटेंट आया जिस पर मैं बना सकता था, नहीं बनाया। Anyways, हाँ, सही है। खैर फिर भी अभी इतनी सारी बातों की मैं अभी योगी सर के अलावा बाकी इन दोनों से जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे एक्चुअली में फेवरेट कौन से हैं? किसमें? Dubbing अच्छा artist। डबिंग आर्टिस्ट की बात कर रहे हो? आर्टिस्ट अच्छा, कहीं से भी कोई मैं भी, ऐसा अगर तो कोई ध्यान जैसे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया हूँ इसके अंदर, बट जो अभी नाम लिए गए
शरद केलकर तो भाई वो तो मैं तो अब मैं एकदम स्ट्रेट आउट संकेत मात्रे फैन एकदम भाई, बिल्कुल स्ट्रेट। अल्लू अर्जुन की आवाज, डेडपूल की आवाज, अरे बेहतरीन। वो तो भाई सुनते ही फिर समझ जाता हूँ कि ये भाई आदमी है। मैं तो ये बोल ही नहीं सकता, मैं लिटरली किसी को अपना फेवरेट बोल ही नहीं सकता क्योंकि एक्चुअली पता है ये बात भी सही है कि जैसे आप जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वॉइस देखो, हिंदी वॉइस परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। और वो जॉनी डेप अपने पायरेट्स ऑफ हाँ जॉनी डेप, वही वो जॉनी डेप बिल्कुल से मतलब परफेक्टली पूरा परफेक्ट, बहुत पॉलिशिंग लगती होगी यार, बहुत। अरे वो जो नाव वाला सीन था वो शायद दिखाया भी था अपने पे, वो जो बिहारी फिर बोलने लगता है फिर और भी एक्सेंट में, वो बेस्ट। लेकिन खैर इधर भी अपन एज ऑलवेज पीजे स्टाइल में सिंपिंग करेंगे, ठीक है। पीजे आप तुम सुनो, अब नाम तुम भूल ज्यादा गया यार। उड़ना मत। सुनो नहीं यार, याद इन्होंने आया, बोल दिया तुम्हारी याद आया। आवाज सेक्सी है तो ज्यादा उड़ना मत, ओके। आई बोल नहीं मैंने नहीं योगी सर से पहले भी बोला कि आप मुझको समृद्धि शुक्ला से मिलवाएंगे, ये ठीक है। आप ये काटना नहीं है, मैं अभी खींचू ठीक है। रिकॉर्ड नहीं बाद में जब पब्लिक हो जाए, शक्तियों ठीक का है। गलत इस्तेमाल कर रहा है अभी, ठीक। मैं करेगा गलत इस्तेमाल, ठीक है, मैं करे। मैंने बहुत पहले भी बोला था, हाँ, बहुत शायद चैट में ही बात हुई थी, चैट में लाइव चैट लाइव कि मिलवाना है आपको है समृद्धि यार। शुक्ला से, ठीक है। इनकी वजह से दोबारा से तो हमने फिर चालू किया कि चलो देखते हैं। डोरेमोन मेरे चश्मे के अभाव पर ये क्या? वो है ना पीजे की आग है, आपको फील रही है। जो आप तक पहुंच रही है। नहीं वो इंस्पायर हुआ ना कि एक्चुअली में पीजे टी-शर्ट गीली बचपन हो के गई। दिनों को याद करना चाहिए। सो मिलवाएंगे आपके बारे में बताएंगे, जरूर बताएंगे। समृद्धि हमारी काफी अच्छी दोस्त है और उनका नंबर भी है मेरे पास, पीजे। हाँ सही है यार, सही है बहुत यार। बढ़िया। तो कभी अपना एक वीडियो ऐसे बना के ना मुझे भेज देना, मैं ऐसे फॉरवर्ड सीधा, और आवाज नेचुरल रखना, ठीक है। ऐसे ज्यादा ऐसे ट्राई कर रहे हो ऐसा नहीं करना। नहीं शी इज वेरी काइंड हार्टेड गर्ल। और हमेशा भी जब भी मैं उनसे कभी वॉइस डबिंग के क्लिप्स वगैरह मांगता हूँ तो वो मना नहीं करती, वो फटाक से भेज देते, तो अच्छे है बाय नेचर। सही है ना। ऑलराइट, तो मिलना चाहते, ठीक है। चल अभी कितना मेरे लंबा ख्याल से कर लिया दो भाई? घंटे गया। की पॉडकास्ट हो गई। मॉर्बियस से लंबी हो गई क्या? हो गया क्या? हो गई मॉर्बी। ठीक फिर ठीक। 2 घंटे। थोड़ा सा पार्ट कुछ बीच में ट्रिम भी होगा ना। ट्रिम होने वाला है। खैर अभी इस हफ्ते ज्यादा उस हिसाब से कंटेंट भी नहीं था। मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं, ज्यादा पर बड़बड़ पता कर है- दिया क्या अपने बारे में? नहीं, पर मुझे ऐसा नहीं, लगता है ना, नहीं, ये दिस इज एक्चुअली समथिंग जो मैन ऑफ कल्चर पे अपन को और डिस्कवर करना चाहिए। हाँ हाँ वही। अरे मैंने एक बात तो आपको बताई नहीं है, हाँ एक बात बहुत बड़ी वाली, इन द सेंस मैंने मुंबई जॉब सर्च करने के लिए गया था। और आपको बता दूं, ये मे भी हो सकता है कि ये बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो, पता नहीं कैसे, बट हो सकती है मे बी। जब मैं वहां गया था फर्स्ट टाइम मुंबई, जब मैं गया था अपने लाइफ का फर्स्ट टाइम था वो मेरा, मैं 1 महीना रहा हूँ। और उस टाइम में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सीडीज का ज़माना था, और सीडीज का ज़माना था तो मैंने 33 स्टूडियोज़ के नाम मैंने चूज़ किए थे, क्योंकि मुझे वहाँ पर जॉब करने के लिए जाना था। और हर एक स्टूडियो में ऐसा नहीं है कि आप मेल करोगे और वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं था। आपको हर एक स्टूडियो में पर्सनली जाना है, आपकी सीडी देनी है, और अगर आप सिलेक्ट होते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो ऐसा एक प्रोसेस था। मुंबई में पहली बार गया हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ रहना है। एक दोस्त के फ्लैट पे रहा हूँ, और वहाँ पे ऑलरेडी 7 लोग रहते थे, 2 BHK फ्लैट था। और क्योंकि मेरे घर के संस्कार इतने अच्छे हैं ना, कि मैं जब उनके यहाँ पर गया तो मैं लिटरली नीचे सो रहा था, मैं नीचे सोता था, और बाकी सब लोग बराबर अपने जगह, और कोई भी सुबह जल्दी नहीं उठता था उस समय। और मेरा कैसा, मैं तो एक जॉब सर्च करने के लिए जा रहा हूँ ना, और किसी पे भी बोझ बनना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करता था, वहाँ सुबह उठना है, सुबह 6-7 बजे उठना है, जो भी रात के जो बर्तन होते थे वो घिस के रख देता था, और पानी आता था 9 से 9:15 बजे के बीच में 15 मिनट के लिए, वो पानी भरना है। अब बैचलर लोग हैं सारे के सारे, तो बॉटल्स रखते थे, वो बहुत सारी बॉटल्स थे, तो सारी की सारी बॉटल्स भर के रखता था। और वो टंकी में पानी भरना, बॉटल्स भरना, बाल्टी में भर के रख देना, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ की। और कुछ लोग खाना बनाते थे तो वो साफ नहीं करते थे, वो साफ करके रखना। अगर तो वो लोग उठ गए हैं तो जमीन भी साफ कर देना। वो सारी चीजें करके मैं उनके यहाँ पे खाना तक नहीं खाता था। लिटरली मैं बाहर जाकर
मैंने पूरा 1 महीना दोस्तों, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ये चीज, पूरा 1 महीना मैंने सुबह एक वड़ा पाव खाया है और रात को एक वड़ा पाव खाया, और बीच में अगर भूख लगती थी तो मैं एक वड़ा पाव खा लेता था, और उसी पर पूरा 1 महीना निकाला। लिटरली बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय ना ही मेरे पास उतना सोर्स था कि मैं मतलब अय्याशी कर सकूं, और ना ही मतलब ऐसे दोस्त थे कि वो मदद कर सके। तो हाँ, लिटरली वो 1 महीना मैंने बहुत स्ट्रगल किया, एंड फिर भी कुछ नहीं हुआ। पता नहीं अगर उस टाइम वो चीज मैटर नहीं करती, वो चीज मैटर ही नहीं करती। मैटर ये करती है चीज कि आपने उससे क्या सीखा, और एक एक्सपीरियंस ऐसा है जो मतलब आपको जिंदगी भर याद रहेगा। दिस इज समथिंग दैट यू लर्न। मैंने जो सीखा वो सीखा, समझ सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे बाकी लोग भी सीखे कि जब कभी भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, जॉब करने के लिए, बाहर जाने के लिए, तो उस समय एक बात ध्यान में रख लेना कि आपको स्ट्रगल तो करना है। अरे भाई, ठीक है, स्ट्रगल तो चाहे इवन बहुत से लोग हमें देखकर, बाकी लोगों को देखकर यूट्यूब चैनल भी खोलना चाहते होंगे, तो बहुत से लोग मुझे पूछते भी है कि सर मैंने ये टॉपिक है, मैं ये शुरू करूंगा या ऐसा करूंगा। आप बोलते मत रहो, कर दो, कर दो। थोड़ा बहुत स्ट्रगल स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो बिकेगा, और आप पैशनेट हो उस चीज को। बिल्कुल पैशनेट होना बहुत जरूरी है। और इस चीज को मतलब अगर आप YouTube कर रहे हो तो इसको एज अ जॉब ही देखो। ऐसा नहीं है कि इसके बाद अगर मतलब एक वीडियो बना दिया जी, उसके बाद फिर रोज सुबह 9 बजे उठना है और रात के 8 बजे तक काम करना है, तब जाके कुछ होगा तुम्हारा। नो संडे छुट्टी नहीं। और कभी इमरजेंसी में रात में कुछ आ गया, ट्रेलर आ गया, तो वो भी करना है ना, वो भी करना। अब ये पॉडकास्ट हम कितने बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं? अभी 12-20 अभी भी बाकी है करना। और नहीं, पर मतलब ये ना, इस चीज से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन निकल के आता है कि आप लोग क्या है कि इंसान को जहाँ पे लहसन तो निकलता ही है हमेशा कहीं से, लेकिन क्या है कि आप जो इंसान के पीछे आप देखते हो कि हाँ ये आदमी यहाँ पे बैठा है, तो आप उसको एडमायर करते हो, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल आप नहीं जानते। वही ना, अपन बादल से कल ही क्या बात कर रहे थे कि पब्लिक को लगता है ना अपन सक्सेसफुल है, ठीक है। मैं सोचा ये सक्सेसफुल हो रहा होता है, सारा कभी चैन नहीं, सुकून नहीं। मैं अपनी मैयत में नहीं जा सकता, ठीक है। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? अरे नहीं, थोड़ा एग्जैजरेशन मरने के बाद ध्यान आएगा, हो गया, ये बहुत डीप हो वही गया। मरने के बाद तुमको ऐसे लिटाया गया है, तो ही ऐसे कमेंट्स आते हैं ना कि पीजे नेवर डिसअपॉइंट। लेकिन तभी मरने के बाद तुमको ऐसे लिटाया गया, लेकिन तभी ब्लैक एडम रिलीज हो गई। पीजे तो बिकॉज पीजे नेवर डिसअपॉइंट, बनेगा, उठेगा, जाएगा और वीडियो बनाएगा। इसीलिए सुनो, सो गाइस, इसलिए नहीं क्योंकि उसको ब्लैक एडम पसंद है, इसलिए क्योंकि डीसी ने पैसा दिया है। ड्वेन खुद मेरे घर आया था। और वीडियो का टाइटल क्या? आई एम सॉरी, मैं मर चुका हूँ लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मेंबर्स के नाम ठीक है क्या? ओके। आप योगी जी, आप शुरुआत करिए, बोलिए। अतुल शर्मा, बहुत बड़ा शाउट आपको दिलवाया सीधा मेंबर से शाउट आउट, ठीक। फिर अपन जाएंगे प्रियंका शर्मा, आपको भी शाउट आउट। जो सर, आपको भी बहुत ही खूबसूरत सा शाउट आउट हमारे साथ बने रहने के लिए। अरे फ्रॉस्टी भाई, आपको बढ़िया से शाउट आउट, मस्त जानते हैं फ्रॉस्टी फॉक्स को, तो ऐसे पर्सनली नहीं, लेकिन ऐसे नाम से बहुत सेक्सी नाम, बहुत सेक्सी। ठीक है, आप तुम ये सेक्सी का थोड़ा वर्ड ऐसे थोड़ा, अभी YouTube क्या इस पे डिमोनेटाइज कर देता है, मालूम तुमको? क्या बात कर रहे हो भाई? तुम टाइटल में लिखोगे ना, वो भी आय को उल्टा तिरछा करके, फिर भी वो खा जाता है। हाँ, तो वो सब तो मैंने पाप करना बंद कर दिया। अच्छा, ये YouTube की जो है अगली बार ली जाएगी, अभी पॉडकास्ट बंद करते हैं हम लोग। तो भाई लोग, इन्हीं सारी बातों के साथ यहीं पे इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। बाकी बात तो अपन को बहुत सारी करनी थी, लेकिन खैर फिर कभी मूड बनाते हैं। ओके, टाटा भाई लोग।